अभी कैसा है कि थोड़ा नेट का इशू बहुत लोगों को है और ये बरसात भी है, बरसात भी चालू है, तो आगे वो सब ज्वाइन स्लोली स्लोली हो जाएंगे। हम लोग अपना वेबिनार चालू करते हैं। सबसे पहले नवी मुंबई बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन नमदा आज गुरुवार तारीख 4 जून का इस वेबिनार में मैं सभी स्पीकर्स, पैनलिस्ट और आए हुए सभी बिल्डर भाइयों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हमारे पैनलिस्ट हुसैन भाई, दिनकर भाई सामन, उनके अलावा हमारे पैनलिस्ट मोहन भाई, उसके बाद हमारे आर्किटेक्ट अंशुक भाई जैन, आर्किटेक्ट आशीष भाई जैन, हमारे जो अभी सेंट्रल में कमेटी बन रही है पूरे महाराष्ट्र लेवल की एक्शन कमेटी, उसके जैसे हम लोग जानते भी हैं उसके चेयरमैन है अजय भाई आसर, जो थाना एमसीएचआई यूनिट के भी प्रेसिडेंट है। इनका भी मैं खूब खूब हार्दिक स्वागत करता हूं। और विलास भाई कोठारी, एक्स प्रेसिडेंट, पास्ट प्रेसिडेंट एमसीएचआई रायगढ़, इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वेबिनार में जो लोग आ चुके हैं, ऐसे हमारे सुरेंद्र सब लोग जी, इसके अलावा अजय छाजर और भी गणमान्य जो भी लोग आए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की मीटिंग का प्रयोजन सिर्फ नमदा के बेस पे हमने ये मीटिंग आज हम लोग वेबिनार ले रहे हैं, जिसमें मुख्य उद्देश्य है कि जब जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जैसे अभी आज 1.5 साल से हमको मीटिंग नहीं मिल रही है, स्पेशली महावेजा और सीआरजेड, ये दो इशू पे हम लोग आज ये वेबिनार कर रहे हैं। इस वेबिनार का हेतु है कि महावेजा यानी क्या है, क्यों अटक रहे हैं, क्यों हम लोग इसमें सफर कर रहे हैं, और सीआरजेड जैसे आप लोग सब जानते हैं, सीआरजेड 1971 का एक्ट है, उसके बाद में 2011 में कुछ अमेंड हुआ और 2018 में हाई कोर्ट ने उसके लिए रूलिंग दिया। आज परिस्थिति ऐसी है कि सीआरजेड में रूल्स के हिसाब से कोस्टल लाइन पकड़ के 50 मीटर की रेंज में अगर कोई बांधकाम, अगर कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्शन करना है तो कंसर्न डिपार्टमेंट का हमको एनओसी लेना चाहिए। आज परिस्थिति ऐसी है कि द्रोणागिरी उल्वा नोड में काफी एरिया में सिडको के तरफ से जो चैनल बनाई गई, चैनल हम लोगों ने जो सिडको ने बनाई है, और ये पहले से बनी हुई है, ये मैन मेड चैनल है, ये कोई कोस्टल का प्रश्न नहीं है या नेचुरल का प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आज 100 मीटर पे जो चैनल बनी है उसके कारण द्रोणागिरी नोड में 80 से 90% प्लॉट को इस एनओसी की जरूरत है। उसके बिना ये इनको सीसी नहीं मिलेगी, इनको आगे ओसी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से मावेजा यानी जो लैंड ओनर हैं, जिनको प्लॉट दिया गया था, जिनकी जमीन एक्वायर हुई थी, उनको वायु मुआवजा जब दिया जाता है, आजकल लोक न्यायालय में सिडको और लैंड ओनर इनके बीच का जो कंसेंट फाइल होता है, उसके बेसिस पे ये मुआवजा इशू होता है। और क्योंकि प्लॉट उस लैंड ओनर को मिला था 12.5% का, तो 12.5% के प्लॉट में उसकी रिकवरी होती। आज एंड यूजर में हम लोग हैं, या हमारे आगे सोसाइटी होगी या फ्लैट ओनर होंगे, तो इनको ये पैसा मांगा जा रहा है और इसकी एनओसी के बिना हमें सीसी, ओसी वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ा इशू अभी चल रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में नमदा से ही 2005 से नमदा जब स्टार्ट हुई तब से हम लोगों ने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम किया था। जब जब उल्वा नोड, तलोजा नोड और ईस्ट नोड पे जब जरूर पड़ी तो हम लोगों ने सभी बिल्डर भाइयों को बोल के हर एक साइड के लेटर कि हमारे यहाँ ये हमको ड्रेनेज, रोड, पानी, रास्ता ये नहीं है, हमको ये सुविधा दी जाए, हमारे लेबर के लिए पीने का ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं है, ये हमको दी जाए, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आराम से हो रहा है उसको तेजी में लाया जाए। और इसके लिए हम लोगों ने हर एक बिल्डर से लेटर ले लेके सिडको में फॉलो अप किया था। और एक समय ऐसा था कि सिडको का इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वेरियस डिपार्टमेंट है, रोड है, पीएसआईडीसी है, पानी है
और बाकी की योजनाओं के जो भी डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट में सैकड़ों लेटर बिल्डर के आने लगे और वो लेटर के थप्पे जब बढ़ने लगे तब सिडको अलर्ट हुई, फटाफट टेंडर निकले और उस टेंडर प्रोसेस में मतलब काम के टेंडर निकले और वो टेंडर प्रोसेस में आगे जाके वो सब काम होते गए। इवन जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम 70-80% तक हुआ तो हम लोगों ने MMT नवी मुंबई महापालिका बस सर्विस के लिए हम लोगों ने खटपट चालू की। उल्वा और तलोजा में बस सर्विस चालू कराई और आगे जाके वो बस सर्विस सब नोड में चालू हो गई। तो ये सब काम हम लोगों ने बहुत ग्राउंड रूट पे जाके किया था। आप लोगों को पता है कि जब एयरपोर्ट का NOC का प्रश्न आया, एयरपोर्ट बन रहा था, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन 20 किलोमीटर के दायरे में हर कोई डेवलपमेंट करने वाले को NOC लेनी पड़े। बड़े प्रोजेक्ट की बात अलग है, लेकिन 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर के प्लॉट वालों को भी एयरपोर्ट NOC के लिए 8-8 महीने का समय लग रहा था। उस समय भी आज जैसी परिस्थिति थी कि MD साहब टाइम नहीं दे रहे थे, सिडको में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हम लोग UD डिपार्टमेंट में जाते थे, वहां पे भी कुछ हो नहीं रहा था। तब हम लोगों ने उसके लिए एक जाहिर सभा ली और एक बड़ी मीटिंग लगाई, सब एसोसिएशन साथ में आए और हम लोगों ने 30 डेज में NOC क्लियरेंस का हमारा जो डिमांड था वो हम लोगों ने अचीव किया था। आज परिस्थिति ये है, एक तरफ हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर पूरा दब चुका है, चाहे नोटबंदी, चाहे रेरा, चाहे GST, चाहे ये अभी कोविड-19 की सिचुएशन और मार्केट आज हमारे पास मतलब इंक्वायरीज कम हो गई, कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए लेबर निकल चुके हैं और सारे बिल्डर भाई हर प्रकार की तकलीफों में जूझ रहे हैं। तब सरकारी धोरण पे जाके ये बात को आगे बढ़ाना, मैं लॉकडाउन में शुरुआत से ही मेरा प्रयत्न था, मैं घर में था तब मैंने बहुत सारे लोगों को फोन किए, बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजे कि भाई ये परिस्थिति में बाहर निकलने के लिए सब दिमाग लगाओ। बिल्डर काफी होशियार होते हैं, हर चीज का दिमाग लगा के आगे बढ़ते हैं और तभी वो लोग ये स्टेज पे पहुंचे हैं। तो ये सारे बॉम्बे के बिल्डर्स, महाराष्ट्र के बिल्डर्स, इवन नेशनल के बिल्डर्स, ये अपने सारे भाई लोग अभी दिमाग लगा रहे हैं और इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इस अवसर पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ ताकि हमें जूनी यादें हमारी ताजी हो और हम लोगों ने जो अचीव किया था वो आप लोगों के सामने आए। इसके बाद मैं आगे का मेरा बात कंक्लूड करूंगा और आज के वेबिनार के स्पीकरों को आगे इसके बारे में हम आगे बताते जाएंगे। सो आप सभी का शुक्रिया और मुझे ध्यान से सुना और अभी आगे ये प्रेजेंटेशन देखिए। थैंक यू। भारतीय विमानतल प्राधिकरण से NOC प्राप्त करने की अनिवार्यता के कारण नवी मुंबई एवं पनवेल के कई भवन निर्माणकर्ताओं की निर्माण कार्य परियोजना खटाई में पड़ गई है। यही कारण था कि नवी मुंबई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश भाई शाह की अध्यक्षता में सिडको अध्यक्ष एवं व्यवस्थापकीय संचालक के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय विमानतल प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के मद्देनजर नवी मुंबई के सभी स्थानिक विकास निकायों को एक पत्र दिया गया है, जिसमें यह निर्देश जारी किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के 20 किलोमीटर की परिधि में किसी भी भूखंड पर किए जाने वाले निर्माण कार्य के लिए भारतीय विमानतल प्राधिकरण से NOC लेना अनिवार्य होगा। इसी निर्देश के कारण नवी मुंबई में जारी विकास कार्य ठप पड़ रहा है,
क्योंकि विमानतल प्राधिकरण द्वारा जिस एजेंसी को भूखंड के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन एजेंसी के ढील ढिलाए कारभार के चलते एनओसी प्राप्त करने में कम से कम 6 महीनों का समय लग रहा है। यही कारण है कि इसी समस्या को लेकर नवी मुंबई बिल्डर एंड डेवलपर्स एसोसिएशन ने सिडको अध्यक्ष एवं व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे से मुलाकात की और एक एक कर अपनी सारी समस्याएं उनके सामने रखी। एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश भाई शाह ने सभी भवन निर्माताओं को होने वाली समस्याओं से सिडको को रूबरू करवाया और मांग की कि जल्द से जल्द एनओसी प्राप्त करने के लिए सिडको कोई कारगर हल विमानतल प्राधिकरण से निकलवाए। उनका ये भी कहना था कि उन पर ग्राहकों को अधिक दबाव पड़ रहा है। इसी विषय पर नवी मुंबई बिल्डर एंड डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश भाई शाह ने अपनी समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि 10,000 घरों का काम शुरू है। ऐसे में इस विषय में कारगर कदम कैसे उठाए जाए, उसकी चर्चा की गई। मेन तो मुद्दा है एयरपोर्ट का जो नया सर्कुलर है कि 20 किलोमीटर तक सबको परमिशन लेनी जरूरी है। तो परमिशन 20 किलोमीटर ये बहुत बड़ा दायरा है और इसमें 10,000 से ज़्यादा मकानों का काम या नई सीसी बांधकाम मंजूरी इसके काम चालू है, ये सारे रुक जाएंगे। तो इस इशू का हल कैसा किया जाए और आसान तरीके से इसको कैसे किया जाए, यही विषय पे मेन मीटिंग आज थी। उन्होंने ये भी कहा कि इन सब कारणों के चलते उनके मन में डर सता रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि नहीं तो हम लोग ये डर रहे थे कि 8-10 महीने लगेंगे। तो भवन जो निर्माता है इनको बांधकाम मंजूरी और बाद में आगे कंप्लीशन, फ्लैट वालों को जो ताबा देना है, जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं वो सारे जो तकलीफ में हैं, ये सारे प्रॉब्लम आगे बढ़ेंगे। तो ये इनके डिसीजन से आज ये एक बहुत बड़ी राहत मिली कि एनओसी अब इजीली हम लोगों को सिडको की तरफ से मिल जाएगी। रमेश भाई शाह का कहना था कि हमने इससे पूर्व अध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक एयरपोर्ट अथॉरिटी विजय कुमार से 3-4 बार मुलाकात की थी, मगर आज की बैठक में सकारात्मक नतीजा देखने को मिला। हमारी जो सिडको के चेयरमैन साहब, एमडी एयरपोर्ट के अपने विजय कुमार जी, लेले साहब, इन सभी सिडको के वरिष्ठ जो हैं हेड, इन लोगों से कम 3 से 4 बार मीटिंगें हुई और उस मीटिंग में हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई इससे सिर्फ बिल्डर की समस्या नहीं है, इससे जुड़े हुए सभी फ्लैट धारक जो आज यहाँ पे ले रहे हैं। एयरपोर्ट आया, बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी दौड़ दौड़ के सब प्लॉट लेके बिल्डिंग बना रहे हैं, लोग भी आए, एयरपोर्ट आ रहा है तो फ्लैट ले रहे हैं। लेकिन ये जो चक्कर आ गया एनओसी का, जिससे 8-10 महीने निकल गए तो काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता था। उस नुकसान से आज की इस मीटिंग ने काफ़ी राहत दी है और 1 महीने में एनओसी मिलेगी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए होगा। आज खारघर, उल्वे, नावड़ा, ओवा एवं तलोजा में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है, मगर सिडको द्वारा इन इलाकों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में कोताही बरती जा रही है। इस पर भी चर्चा किए जाने के बाद रमेश भाई शाह ने भरोसा दिलाया कि सिडको कार्य करेगी। तो हमारे जो नूडल्स हैं अलग अलग, खारघर ओवा है, जैसे 30-35 सेक्टर है, या फिर तलोजा है, नावड़ा है, उल्वे है, जहाँ पे बिल्डिंगें बन चुकी है, 2-2 साल हो गए सीसी दी है सिडको ने, अब बिल्डिंग सारी कंप्लीट होने को आई है। तो वहाँ पे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेज़ गति से आना चाहिए, रोड, ड्रेनेज और बाकी की सुविधा, पानी, लाइट, ये सब आनी चाहिए। तो इसके लिए एमडी साहब ने पहले भी बताया था और आज भी उन्होंने वही बोला है कि नूडल वाइज आप डिटेल दीजिए। हम लोगों ने सारी डिटेल सबमिट की है, फिर एक बार वो नई डिटेल लेके सिडको अधिकारियों के साथ बैठेंगे कि किस नूडल में क्या कहाँ चाहिए, और उसके लिए वो उन्होंने खातरी दी है कि किस समय में, कितने समय में ये काम हो सकता है। इसके लिए वो पूरा प्रयत्न करेंगे और ये काम होगा आगे जल्द से जल्द। सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक तानाजी सत्रे ने कहा कि सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। सुविधांचा मुद्दा आहे, प्रामुख्याने खारघर, उल्वे, करंजडे, नावडे या नोडमध्ये काही सुविधांचा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे। बऱ्याचशा सुविधा आम्ही पुरवत आहोत, काही कामं चालू आहेत। नेमक्या काय सुविधा पाहिजेत, उदाहरणार्थ पॉवर स्ट्रक्चर, विद्युत पुरवठा कुठे पाहिजे किंवा STP कुठे पाहिजे, अशा ज्या स्पेसिफिक सुविधा त्यांना ज्या हव्या आहेत त्याची यादी करून त्यांना द्यायला सांगितलं आणि प्राधान्याने आम्ही बरीचशी कामं हाती घेतलेली आहेत, प्राधान्याने पूर्ण करून। अभी काफी लोग हमारे जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले आज के इस वेबिनार में दिनकर जी सामंत जी का फिर एक बार जोर शोर से स्वागत करते हुए
उनको सीआरजेड के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने और मार्गदर्शन करने सभी की तरफ से विनंती करता हूं। दिनकर जी, सामंत जी। तो मैं 15 मिनट में 5 मिनट बात करूंगा। ये इसका जेनेसिस जो है सीआरजेड का, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, समझना इम्पोर्टेंट है। और 10 मिनट में जो अभी का इशू है 2020 का और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो ये 1991 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें रूमर्स ऐसे थे कि ये नोटिफिकेशन हमारे ऊपर थोप दिया पूरा। ये हमारे एनवायरमेंटलिस्ट जो थे यहाँ के, जो मैनेजेबल थे, उनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सेमिनार्स में बुला के इसका ड्राफ्ट और इसका जो कंसेप्ट है वो वहां से आया। आइडिया ये थी वहां की कि जो अपना लॉन्ग कोस्ट है इंडिया का, तो इसमें जो टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, फिशरीज, ये सब जो हमारे बिजनेस है, उसको साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बड़ा कंपटीशन था। तो इसको अगर कर्व करना है इंडिया को, तो ये रूमर से ये सत्य है मुझे पता नहीं है, बट रूमर से ऐसे है कि ये साजिश थी और इसका ड्राफ्ट बनवाया गया और फिर गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया। और लास्ट 30 इयर्स में अगर आप इसको देखते हैं कि अमेंडमेंट के ऊपर अमेंडमेंट आ रहे हैं, अभी भी सीजेडएमपी फाइनल नहीं है 30 साल के बाद। जो 1991 में लिखा था कि 2 साल में हर एक प्लानिंग अथॉरिटी अपना कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान बनाएगी, तो इसको इतना बुरी तरह से हैंडल किया गया और इसका इफेक्ट जो है वो पूरा डेवलपर कम्युनिटी के ऊपर हो गया। इफेक्ट कोई प्लानिंग अथॉरिटी या गवर्नमेंट को कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट है जिनकी लैंड्स है, जिसको डेवलप करना है। टूरिज्म बहुत इफेक्ट हो गया, लॉजिस्टिक सेक्टर बहुत इफेक्ट हो गया। तो इसका जो जेनेसिस और इसकी जो इंटेंशन थी, वहां से ही प्रॉब्लम था। एक्चुअली सॉल्यूशन वो टाइम ऐसा था कि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है पूरे नेशन में, उसको आप आइडेंटिफाई करो, उसके लिए आप रूल बनाओ, क्योंकि रूरल और अर्बन का रूल सेम नहीं हो सकता। आप 500 मीटर दोनों के लिए आप नहीं लगा सकते। तो फिर क्या हो गया कि आप नरीमन पॉइंट को ही वही रूल लगाएंगे और आप रत्नागिरी को वही 500 मीटर का रूल लगाएंगे, तो ये कोई बात नहीं बनी। और आज भी अगर कोई वाल्केश्वर या कोई वो एरिया में कोई परमिशन लेनी है जहाँ रोड्स तो 50 साल पहले बने हैं, वहां पे भी आपको ये प्रोसेसर से जाना पड़ता है। तो इसको बहुत बुरी तरह से हैंडल कर दिया और विक्टिम जो है ये सब डेवलपर कम्युनिटी विक्टिम्स हो गई। और जैसे बोलता है, हम लोग बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग थिंग, तो ईज ऑफ डूइंग थिंग का एक वर्स्ट एग्जांपल ये है कि इतने नॉट्स इसमें बांध दिए गए कि बिल्डर को पूरा जकड़ा दिया। सिडको का एग्जांपल लेते हैं तो हर एक प्लॉट सिडको डेवलप करती है और मेरे हिसाब से जब भी प्लॉट डेवलप करना शुरू होता है, रिक्लेमेशन स्टार्ट होता है, लेआउट बनता है, वहां से ही अप्रूवल प्रोसेस चालू होनी चाहिए। आज द्रोणागिरी का एग्जांपल रमेश भाई ने दिया और उलवे का एग्जांपल दिया। तो डेवलपमेंट या वायलेशन अगर बोलेंगे तो कहाँ शुरू होता है? जब भी लेआउट बनता है और रिक्लेमेशन शुरू हो जाता है, रोड शुरू हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो वहां ही आपका, अगर आप वायलेशन कहते हैं तो वहां ही वो शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अप्रूवल जो है लेआउट का, अगर प्राइवेट डेवलपर अलीबाग में अगर 100 एकड़ डेवलप करता है तो उसका पूरा लेआउट का अप्रूवल बिफोर रिक्लेमेशन उसको लेना पड़ता है। बट सिडको जैसी अथॉरिटी जो बड़ी डेवलपर है, वो द्रोणागिरी और उलवे में जो लेआउट बनाए हैं उसका अप्रूवल तो वही टाइम एमसीजेड में तो नहीं थी वो टाइम में, बट एनवायरमेंटल एमओईएफ से वो लेना चाहिए था अप्रूवल। अगर वो अप्रूवल वो टाइम अगर होता था, और आज भी ये प्रोसेस अगर होती है कि लेआउट का अप्रूवल, तो लेआउट इज फाइनलाइजिंग एवरीथिंग। आप जब भी लेआउट बनाते हैं और लेआउट इंप्लीमेंट करते हैं, रिक्लेमेशन करते हैं, रोड बनाते हैं, स्टॉर्म वाटर बनाते हैं, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज फ्री। डेवलपर को तो सिर्फ प्लॉट मिलता है। तो अगर सिडको के पास आज 400-500 इंजीनियर्स है, प्लानर्स है, आर्किटेक्ट्स है, इतनी बड़ी फौज है, नॉलेज है, लॉ डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो ये लेआउट्स, जैसे सिडको अपने हाउसिंग स्कीम का अप्रूवल एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेता है, और एमसीजेडएम के पास भी अगर कोई मैंग्रोव इश्यू है तो वहां पे जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का अप्रूवल लेता है, ब्रिजेस का अप्रूवल लेता है, वैसे ही लेआउट्स का अप्रूवल वो अगर वहां से अगर वो सिडको अगर अप्रूवल लेती थी
तो ये इश्यू जो है कि आज हर एक प्लॉट डेवलपर को 3000 4000 प्लॉट्स है, जो हर एक को MCZMA के पास जाओ, आप उसका अप्रूवल ले लो, आप ये प्रोसेस करो। तो सिडको अगर ये अप्रूवल लेता वो टाइम, एंड दिस इज 2005 2004 से ये सब प्लॉट्स, उसके कंफर्मेशन, उसके एग्रीमेंट, ये सब चालू हो गए, तो ये इशू ही नहीं आता था। बट ठीक है, अभी ये हो गया। अभी जो इशू आ रहा है उसका सॉल्यूशन, मैं सेकंड पार्ट पे आता हूँ। अभी उसका सॉल्यूशन हम लोग सोचते हैं, मैंने जो उसके ऊपर थिंकिंग किया वो ऐसा है कि 2018 में जो अमेंडमेंट आ गई उसमें एक CRZ 1A करके जो क्लासिफिकेशन आ गया, और ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन 91 का है उसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि CRZ 1 यानी जो एरिया हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, उसको CRZ 1 क्लासिफाई किया था। अभी ये नया जो आ गया 2011 और 2018, इसके बीच में हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था। ये जो बेग जो है एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप मुंबई वाला जो है, वो कोर्ट में गए थे, और वो टाइम में एक रूल ऐसा उन्होंने, हाई कोर्ट ने, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन में ही था, हाई कोर्ट ने उसमें कहा कि ये 50 मीटर आप मैंग्रोव से छोड़ दो। तो 50 मीटर मैंग्रोव से छोड़ दो, ये बात जो है वो कोई नोटिफिकेशन में ही थी, क्योंकि 50 मीटर तो हाई टाइड लाइन के बाहर था। CRZ 1 का क्लासिफिकेशन हाई टाइड और लो टाइड लाइन के बीच में है, और 2018 का नोटिफिकेशन ये कहता है कि उसमें बहुत सारे कैटेगरी है। CRZ 1A करके कैटेगरी है जिसमें 50 मीटर आता है। उसमें बाकी अगर आप 7 कैटेगरी देखते हैं, मड फ्लैट्स है, मैंग्रोव्स है, और बहुत सारे सैंड ड्यून्स, और ये सब 6-7 कैटेगरी है, वो सब ये CRZ 1 के दायरे में है। ये हाई टाइड लो टाइड के बीच में 50 मीटर वाला जो चीज है वो उल्वे और द्रोणागिरी के बाहर है, वो रिक्लेम्ड है, वहां पे रोड है। खाली मैंग्रोव 50 मीटर पे है, इसलिए ये जो थोपा गया है 50 मीटर मैंग्रोव से, ये बेसिकली उसके कॉन्सेप्ट से अलग है, कॉन्सेप्ट में बैठता नहीं है। ये हाई कोर्ट से उसका जेनेसिस हुआ है, और ये प्रिंसिपल जो है CRZ का उससे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं। तो ये दिक्कत हमारी ये आई है कि 50 मीटर के प्रॉब्लम से ही सब प्लॉट्स अटके हुए हैं, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो बने हैं दे आर नॉट नेचुरल। रमेश भाई ने कहा वो नेचुरल नहीं, वो लेआउट में है, और वो टाइम लेआउट का अप्रूवल बनता था, तो ये इश्यू ही नहीं आता था, क्योंकि इट इज अ मैनमेड स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो बंबई में बनता है, हर एक लेआउट में बनता है, वैसे लेआउट है। और वहां अगर हाई टाइड से खारा पानी आता है तो मैंग्रोव नेचुरली आ जाएंगे वहां पे। लेकिन जो रिक्लेम्ड एरिया है जहाँ पे मैंग्रोव चढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो 3.25 मीटर के ऊपर है, वो अगर चढ़ नहीं सकते वहां पे मैंग्रोव, तो उसको CRZ 1 क्लासिफाई करना बेसिकली गलत है। प्रिंसिपली इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये कहीं स्टैंड नहीं हो जाएगा, और ओरिजिनल 91 नोटिफिकेशन से ये फारकत रखता है। अभी हम लोग सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अभी ऐसा है कि सॉल्यूशन में मुझे एक 2018 का जो नोटिफिकेशन में एक एंट्री ऐसी है, क्लॉज ऐसा है कि 1000 स्क्वायर मीटर अगर मैंग्रोव है तो ही 50 मीटर उसको लगेंगे। अभी हमारे जो प्लॉट सब है उसका अगर आप फ्रंटेज देखते हैं, जिससे हम 50 मीटर गिनेंगे, तो मेरे हिसाब से वो फ्रंटेज रहेगा ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70, 80, 100 मीटर पकड़ो, बड़ा प्लॉट। और सामने वाला जो चैनल का जो मैंग्रोव का एक लाइन है सिंपल, वो 3-4 मीटर वाला लाइन है। तो 100 मीटर हम लोग पकड़ते हैं मैंग्रोव, 100 मीटर का लेंथ प्लॉट का, और 4 मीटर का मैंग्रोव पकड़ते हैं, तो 400 मीटर हो जाता है, 1000 मीटर में नहीं बैठता है। तो ये जो एनोलॉजी है उसका एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेशन में कहीं नहीं, खाली लिखा हुआ है कि 1000 स्क्वायर मीटर अगर है तो 1000 स्क्वायर मीटर से नीचे रहेगा तो ये 50 मीटर का नहीं लगता है उसको, 1000 स्क्वायर मीटर के ऊपर रहेगा तो मैंग्रोव डिफाइन होता है, ये मैंग्रोव है। अभी ये जितने प्लॉट सिडको ने अलॉट किए वो सब कंफर्म्ड है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में जाके आए हैं। जो प्लॉट कंफर्म होता है, सिडको में खुद का CZMP पहले बनाया था, तो उनको पता है जब ये प्लॉट कंफर्म करना होता है तो ये 50 मीटर में है या नहीं है, नोटिफिकेशन में बनता नहीं बनता है, उनका काम है ये। अगर वो कंफर्म होता है, उसके बाद एग्रीमेंट होता है, उसके बाद प्लॉट अलॉट होता है, उसके बाद CC मिलता है, तो इसकी सब जिम्मेदारी जो है इसको पार लगाने की वो सिडको की है। प्लॉट अलॉट किया तो उसकी जिम्मेदारी 100% सिडको की है। सिडको ने एक तो पूरा लेआउट का अप्रूवल MCZMA से लिया नहीं, या एनवायरमेंटल क्लियरेंस लिया नहीं, जो वो कर सकते थे, अपने स्कीम को करते हैं,
अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो इसको क्यों नहीं? आप प्लॉट अलॉट कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, तो आपको ये करना है, करके देना है। और ये ईज ऑफ डूइंग थिंग में बैठता है कि आप 50 जगह मत जाओ, आप अपना अप्रूवल सीधे से सिंपल मेथड से ले लो। तो ये कुछ हुआ नहीं है। अभी 2020 में अभी भी ड्राफ्ट प्लान है, ये प्लान अप्रूव नहीं हुआ है। उसका 11 मार्च 2020 को हियरिंग हुआ है। रमेश भाई, आप गए कि नहीं मुझे पता नहीं, हियरिंग में आप गए थे अलीबाग में? ये 2020 में इसका हियरिंग हुआ था। तो हाँ, हियरिंग में सिडको ने उनका एक ऑब्जेक्शन डालना चाहिए था, मुझे पता नहीं डाला, कहने कि 50 मीटर वाला आप निकाल दो। मे बी इट इज अ नोटिफिकेशन का पार्ट है, बट ये 50 मीटर यहाँ क्वालिफाई नहीं होगा क्योंकि हमारा डेवलप्ड एरिया है, हमारा नेचुरल एरिया नहीं, हमने रिक्लेम करके बनवाया एरिया है। तो ये 50 मीटर का अगर अपना इंटरप्रिटेशन हम लोग अलग से कर देते हैं, या इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन जो डेवलप्ड प्लॉट्स के लिए, या कोई अथॉरिटी प्लॉट डेवलप करती है गवर्नमेंट जैसी, उसको अगर हमको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये पूरा प्रॉब्लम उल्वे द्रोणागिरी का निकल जाएगा। ये 50 मीटर मैंग्रोव से ही ये प्रॉब्लम निकलता है, बाकी इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी आगे का सॉल्यूशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लान, ये सीजेडएमपी अभी अप्रूव नहीं हुआ है, सीजेडएमपी ड्राफ्ट स्टेज में है, उसका हियरिंग हो चुका है और ये सेक्रेटरी एनवायरनमेंट के दायरे में है, मिनिस्टर एनवायरनमेंट के दायरे में है महाराष्ट्र के। वहां पे रिप्रेजेंटेशन करके, वहां पे एक प्रेजेंटेशन करके कि ये कैसे हम लोग थर्ड पार्टी इंटरेस्ट बना के रखे। हम लोग सिडको के लिए थर्ड पार्टी है, सिडको ने पैसा लिया है, अप्रूवल दिया है या प्लॉट दिया है, तो ये सॉल्यूशन उनसे आना चाहिए। हम लोग 3000 लोग जाने से अलग अलग से, अगर सिडको एक जाती है कि मेरे प्लॉट्स है तो मुझे अप्रूवल चाहिए, जैसे एनएमएमसी ने किया था। राइट सर। हाँ, तो ये एक है कि ये प्रॉब्लम सिडको ने रिजॉल्व करना चाहिए, और सिडको ने रिजॉल्व करने के लिए हमको आदित्य ठाकरे जी जो है, जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है, ही इज अ वेरी रिसेप्टिव पर्सन। उनको ये बहुत अच्छी तरह से चीज समझती है, मेरा एक्सपीरियंस है ये, अभी जो पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। तो उनसे ये प्रॉब्लम जो 3000 4000 जितने पूरा लिस्टिंग बना के कितने अफेक्टेड लोग हैं, कितने सीसी लेवल पे है, कितने अलॉटमेंट लेवल पे है, ये करके हम लोग सेक्रेटरी और मिनिस्टर को ये प्रेजेंट करते हैं कि ये इशू है, इसका सॉल्यूशन सिडको शुड ब्रिंग आउट द सॉल्यूशन, नॉट ईच एंड एवरी डेवलपर। और ये सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन भी हम देंगे। और अभी सीजेडएमपी जो अप्रूव हो जाएगा, उसमें एक प्रोविजो हम लोग डालते हैं कि जो प्लॉट्स गवर्नमेंट ने खुद डेवलप किए हैं, रिक्लेम किए हैं, रास्ते बनाए हैं और अलॉट किए हैं, उसके लिए 50 मीटर का जो रूल है, वहां अगर रिक्लेमेशन ऑलरेडी हुआ है और वहां मैंग्रोव चढ़ नहीं सकते 50 मीटर ऊपर, क्योंकि वहां हाइटाइड लेवल से ऊपर रिक्लेमेशन हो गया है, तो ऐसे प्लॉट के लिए ये जो कायदा है 50 मीटर का लगेगा नहीं। ये अगर अप्रूवल के स्टेज में, सीजेडएमपी अप्रूवल के स्टेज में, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में ही आएगा क्योंकि वहां डेवलपमेंट नहीं है। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी या सिंधुदुर्ग में, वहां गवर्नमेंट की डेवलपमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट की बाकायदा डेवलपमेंट है। तो ये अगर ये 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए ये प्रोविजो आता है कि जो प्लॉट्स सिडको गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने डेवलप करके लोगों को अलॉट किए हैं, उनके बाद इसमें अगर वो जो लेवल है 50 मीटर में, वो जो हाइटाइड के ऊपर अगर रहता है, तो उसमें ये 50 मीटर का रूल लगेगा नहीं और वहां एमसीजेडएम की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। ये रूल करके आता है तो फिर किसके पास जाने की जरूरत नहीं, इसका सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा। ये अगर नहीं बनता है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर एक गट्ठा सब लोग साथ में आके पीआईएल में जाना पड़ेगा, या दूसरा जो हाईकोर्ट का रास्ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो नुकसान इंडिविजुअल डेवलपर को हुए हैं, वो सिडको की ना समझ के कारण या इनएक्शन के कारण हुए हैं। उसमें फाइनेंशियल लॉस है, मानसिक त्रास है, स्ट्रेसेस है, उसकी वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आप अगर इसको नहीं कर सकते हैं और ये आपने बनाया है, तो फिर इसका हमको आप रिटर्न उस हिसाब से दे दो, थर्ड पार्टी क्लियरेंस आप कर दो या सॉल्यूशन निकालो। फिर हाईकोर्ट को इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये 2 स्तर पे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। फर्स्ट वी शुड ट्राई कि कोर्ट पूछता है कि भाई आपने सब जगह, सब फोरम में पहले आप गए कि नहीं गए हमारे पास आने से पहले, तो हम लोग ये लास्ट जो ऊपर का सबसे फोरम है, मिनिस्टर एनवायरनमेंट महाराष्ट्र स्टेट, वो लेवल पे जाके हमने रिप्रेजेंटेशन किया है। पूरा प्रेजेंटेशन वहां ही दिया है जो
हाईकोर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहां से हम लोग को अगर ना मिल रही है तो हम लोग फिर आपके पास आए। तो ये सॉल्यूशन 1000 स्क्वायर मीटर मैंग्रोव का डेफिनेशन जो है वो मेरे हिसाब से प्लॉट का फ्रंटेज पकड़ना चाहिए, और जो सामने 3-4-5 मीटर का मैंग्रोव है उसका एरिया पकड़ना चाहिए। वो 1000 स्क्वायर मीटर के ऊपर नहीं जाएगा तो ये 50 मीटर वाली मैंग्रोव की जो है यहाँ इसको प्लॉट को लगेगी नहीं। 50 प्लॉट का हम नहीं पकड़ेंगे, हम मेरा प्लॉट का मैं पकड़ूंगा। तो ये 2 सॉल्यूशन मुझे दिखते हैं, और इसके ऊपर फिर एक आप टास्क फोर्स जैसा एक छोटा ग्रुप बनाइए जो समझते हैं इसके बारे में, और उसको ये आप काम इंटरेस्ट कर दीजिए कि भाई ये हिसाब से आप चल के इसका सॉल्यूशन निकालो। थैंक यू वेरी मच रमेश भाई। थैंक यू दिनकर जी, बहुत बढ़िया। आपने मुख्य मुद्दा क्या है CRZ में और उसका सॉल्यूशन क्या है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्टडी आपने की है ये 2-3 दिन में, और शायद आपको नॉलेज भी होगा, लेकिन आपने जो ये बताया वो काफी इंटरेस्टिंग था, और हम लोग इस पे आगे जाएंगे और भी चर्चा होगी। हम लोग थोड़ा और स्पीकर लोगों को पहले बोलने देते हैं। हमारे बीच में हमारे पैनलिस्ट विलास भाई कोठारी उपस्थित हैं। मैं विलास भाई का परिचय देने की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि विलास भाई को हर कोई जानता है। इट इज आवर बैंक, नॉलेज बैंक। सो विलास भाई, अब मावेजा और इसके संदर्भ में आपके विचार रखिए। वेलकम विलास भाई। हेलो, हाँ रमेश, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सॉरी, जरा मैं बाकी पैनलिस्ट से थोड़ा आगे आ रहा हूँ, मुझे कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, जल्दी जाना है करके मैंने रमेश भाई को रिक्वेस्ट किया था। थैंक यू फॉर दैट। पहली बात तो अपने बहुत सारे जितने बिल्डर भाई लोग हैं वो लोग अवार्ड से लेके प्लॉट निकालने तक का काम बहुत कम लोग करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो रेडी अलॉटेड प्लॉट लेते हैं, या एग्रीमेंट वाले प्लॉट लेते हैं, या टीपी वाले प्लॉट लेते हैं। मेरे ख्याल से 80 से 90% लोगों को मुआवजा क्या है, एनहांस कॉम्पेंसेशन क्या है, कुछ पता नहीं है। उसको कैसे समझना चाहिए, कौन से प्लॉट को मुआवजा ज्यादा लगेगा, किसको कम लगेगा, ये पहले समझना चाहिए कोई भी प्लॉट का डीलिंग करने के पहले। तो मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगा, 5-10 मिनट, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ इसमें कि आपको कोई भी 12.5% का प्लॉट लेते समय आप तो पहले अवार्ड देखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अवार्ड है, अवार्ड का नोटिफिकेशन कब हुआ है, दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट है। कि अगर उसका नोटिफिकेशन 1970 का है, 75 तक के है, तो ज्यादा मुआवजा की रकम नहीं लगती है, क्योंकि वो टाइम का ओरिजिनल रेट ही कम था। अगर आपने 70s के 75 के अवार्ड अगर पड़े रहेंगे तो जो लैंड का कॉम्पेंसेशन शेतकरी लोगों को मिला है वो 5 रुपया मीटर, 10 रुपया मीटर, मैक्सिमम 15 रुपया मीटर मिला है। तुम्हारा फिर एरिया पारगांव रहने दो, उलवा रहने दो, या द्रोणागिरी रहने दो, या रोडपाली रहने दो, यहाँ पे ये गवर्नमेंट का आवाज आ रहा है ना? बस हाँ, अभी आ रहा है। यस आ रहा है। के लिए लोगों को जाने को ये तभी उठा हुआ कि ये रेट बहुत कम है जमीन का जो सिडको ने दिया है, हमें ये रेट ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये ज्यादा रेट मिलने के लिए लोग उन्हें कोर्ट में जाना शुरू किया, जिसमें फिर जहाँ का लोकल कोर्ट है, जैसे पनवेल है अगर तो पनवेल कोर्ट है, ठाणा है तो ठाणा है, फिर पनवेल से अलीबाग, अलीबाग से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। जिसके भी खिलाफ डिसीजन जाता है, सपोज लैंडलॉर्ड के फेवर में डिसीजन आया एडिशनल कॉम्पेंसेशन, भाई इसको 10 रुपया नहीं, इसे 20 रुपया मीटर का जमीन का रेट होना चाहिए था, तो सिडको कोर्ट में जाती है अलीबाग में कि नहीं ये 20 रुपया पनवेल कोर्ट ने गलत रेट दिया है। अगर वो अलीबाग में 100 रुपया हो गया तो सिडको हाई कोर्ट में जाती है, या फार्मर को लगा मुझे रेट 50 रुपया मिला, मुझे 100 मिलना चाहिए, तो फार्मर हाई कोर्ट में जाती है। ऐसा ये सिलसिला पनवेल कोर्ट, अलीबाग कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चलते रहता है। और जब तक उसको लास्ट अवार्ड होके उसका रेट फाइनल कंक्लूड नहीं होता है, वो रेट बढ़ते रहता है या कम होते रहता है। मैक्सिमम आज तक के डेट में बढ़ता ही रहा है। अभी लेटेस्ट एक ही केस में कम हुआ है, वो मैं बाद में उसके ऊपर आता हूँ। तो ये कॉम्पेंसेशन जो है, जो शेतकरी को मिलता है, ये आपको पहले देखना है कि, सॉरी पहले मैं नोटिफिकेशन पे आता हूँ। आपको मेन नोटिफिकेशन देखना है कि अगर 1981 के आगे के नोटिफिकेशन है अवार्ड के,
देखो कोई भी जमीन अवार्ड होने के पहले उसका एक नोटिफिकेशन पब्लिश होता है कि हम लोग ये जमीन एक्वायर करने वाले हैं। तो आपको बहुत केयरफुली 12.5 के प्लॉट लेना चाहिए कि उसको एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलने ही वाला है। वो किसको कैसा मिला है मैं आगे आपको बताता हूँ डिटेल में। तो आपको 81 के पहले के अगर अवार्ड है तो समझो किसी को 10 रुपया अगर कॉम्पेंसेशन मिला है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए या 25 रुपए तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मिला है। उससे ज्यादा रेट मिला नहीं है किसी को भी, जो जिसके भी एक्विजिशन 1970 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हुए हैं। अभी होता है कि आपको 12.5% प्लॉट नहीं मिलता है सिडको का, आपको 8.25% प्लॉट मिलता है, क्योंकि सिडको ओवरऑल वो एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरिया है उसको कम करके आपको 8.75% नेट प्लॉट देती है। तो आपको जो प्रीमियम कैसे भरने आता है सिडको का, जो डिसीजन हुआ है 97 का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि इसका लीज प्रीमियम कैसा पकड़ा जाए प्लॉट के। तो इसका लीज प्रीमियम पकड़ने के लिए जो आपको कॉम्पेंसेशन मिला है वो कॉम्पेंसेशन में फिर आपका इंटरेस्ट है, सोलेसियम है, झाड़ का पैसा है, या जो भी एडिशनल प्लस प्लस उसको पैसा मिला है। सपोज उसको 1 लाख रुपया अगर मिला है पूरे जमीन का, तो उसको 1 लाख रुपया अगर 1 एकड़ का मिला है तो 350 मीटर का प्लॉट मिलता है हर एक को 12.5% 8.75% के हिसाब से। तो उसको जो प्रीमियम पकड़ा जाता है वो 1 करोड़ का 8.25% और उसका डबल द प्रीमियम, ऐसा वो नोटिफिकेशन कहता है कि समझो आपका 350 मीटर का कितना पैसा होता है इनटू डबल और प्लस 5 रुपया अदर चार्जेस, सिडको चार्जेस, वो हिसाब से उसका प्रीमियम लगता है। वो प्रीमियम आप भरते हैं शेतकरी के खाते बिहाफ पे, और वो प्रीमियम भरने के बाद में आपको स्टैम्प ड्यूटी वो प्रीमियम पे भरना रहता है। वो प्रीमियम पे स्टैम्प ड्यूटी भर के फिर आपका एग्रीमेंट टू लीज होता है। एग्रीमेंट टू लीज होने के बाद में आप जाते हैं तुम्हारे ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट में। ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट करते समय आप एबीसीडी फॉर्म भर के देते हैं, और अभी सिडको ने नया अंडरटेकिंग भी लेना चालू किया है कि अगर आपका जो भी एनहांस कॉम्पेंसेशन का 18A या 28A के अंडर जो भी केसेस चालू है, वो डिफरेंट में ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, 18A तो लंबा हो जाएगा, तो वो कॉम्पेंसेशन जब भी आपको मिलेगा आप उसका डिफरेंस का पैसा सिडको का जो प्लॉट का प्रीमियम है, क्योंकि प्रीमियम कैसे निकलता मैंने बताया। सो अगर आपको 1 लाख की जगह अगर समझो 10 रुपए की जगह 25 रुपया मीटर का भाव मिल गया है जमीन का ओरिजिनल, और सपोज उसका डिसीजन 2010 में आया और आपका ओरिजिनल अवार्ड 1970 का है, तो 1970 से लेके 2010 तक का 15% इंटरेस्ट मिलता है कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। वो टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा थे करके 15% इंटरेस्ट है, और उसके ऊपर 30% सोलेसियम है। तो और ये सब पैसा इंटरेस्ट और सोलेसियम ऐड होके जो फिगर आती है, सपोज 1 लाख की 10 लाख आ गई या 20 लाख रुपया आ गई, जनरली 30-35 साल में 20 गुना पैसे होते हैं ब्याज के साथ में। तो ये 20 गुना बोले तो 1 लाख के 20 लाख रुपए हो गए, तो आपको 20 लाख के 17.5% पैसा आपको सिडको में एज ए मावेजा भरना पड़ेगा। उसमें से जो पहले पैसा भरा है वो माइनस हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि मावेजा कैसे निकालते हैं। तो आपको अगर डिटेल ध्यान में नहीं आया तो 8.25% आपको प्लॉट मिलता है, 8.25% का डबल बोले तो 17.5% करके आपको जो भी पैसा गवर्नमेंट से अवार्ड हुआ है, और इसका ब्याज तब तक चालू रहता है जब तक पहले ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसा मेट्रो सेंटर में भरती थी लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट को, अभी ये पैसा सिडको भरती है। तो जब तक ये सिडको पैसा मेट्रो सेंटर के पास ट्रांसफर नहीं करती है तब तक उसके ऊपर ब्याज चालू रहता है। सो दैट फिगर गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसके लिए ये लोग आपको हमेशा मावेजा का एनओसी मेट्रो सेंटर से लेटेस्ट लाने को बोलते हैं कि आपको बैच के साथ में कितना पैसा मिला है। तो ऐसे हिसाब से ये मावेजा बोले तो दिस इज व्हाट इज अ मावेजा बोले तो एनहांस कॉम्पेंसेशन के लिए जो एलएआर हुए हैं, लैंड रेफरेंस केसेस हुए हैं, वो हिसाब से जो कॉम्पेंसेशन मिला है, वो कॉम्पेंसेशन के हिसाब से जो आपको मुबदला भरना है उसको मावेजा बोला जाता है। अभी इसके अंदर आपको कि ये मावेजा का रकम मिलने के बाद में आपको क्या क्या लॉस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये डिफरेंशियल मावेजा का पेमेंट भरना पड़ेगा। अभी मावेजा में मैं आपको बताऊं कि रोडपाली के अंदर 1700 रुपया ग्रांट हुआ है मावेजा। आप नोटिफिकेशन में आप ध्यान में रखिए पर्टिकुलरली, रोडपाली आंबेडकर खार, दूसरा है करंजाड़े वडगर और तीसरा है द्रोणागिरी।
ये 3 नोड के नोटिफिकेशन थोड़े लेट हुए हैं क्योंकि सिडको ने पहले जमीन नहीं चाहिए करके बोला था, इसका 70 के एक्विजिशन में से निकाल दिया था और बाद में ये 1981 के नोटिफिकेशन में इसको वापस एक्विजिशन करने की वजह से, और वही टाइम में कलमबोली है, न्यू पनवेल है, यहाँ पे जो सिडको के टेंडर गए थे वो 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया मीटर से प्लॉट गए थे। तो इसका रेफरेंस लेके सिडको ने ये कोर्ट ने ये रेट अवॉर्ड किए थे शेतकरी लोगों को कि बाबा आप 85 में अगर आप 5000 रुपए में प्लॉट बेच रहे हैं रोडपली में, तो शेतकरी को 1000 रुपया मीटर क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा जजमेंट जो भी गलत है या सही है इसके ऊपर नहीं जाते हैं, बट ये कॉम्पेंसेशन आपको देखना है कि 81 के बाद के नोटिफिकेशन में ये 3 गांव पर्टिकुलर आप देखिए, इसमें के प्लॉट लेने के पहले 10 बार सोचिए, या आप शेतकरी को मावेजा शेतकरी कैसा भरे, उसको कैसे बांध के रखे, डिफरेंट डॉक्यूमेंट बना के, वो आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। अभी आपको ये पैसा इनको मिलने के बाद में आपको क्या क्या लॉस होने वाला है। पहली बात तो समझो शेतकरी का एग्रीमेंट टू लीज 2007 में हो गया, ये ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन के बाद में, और आपका टीपी 2008 में हो गया या 2007 में हो गया, लेकिन शेतकरी को अगर कॉम्पेंसेशन 2012 में मिल रहा है ये कोर्ट के थ्रू, तो आपको जो मावेजा का पैसा जिसको भरना है, आप जो एबीसीडी फॉर्म भर के देने के जो जवाबदारी है वो न्यू लाइसेंसी के ऊपर आ जाती है। सो दिस न्यू लाइसेंसी हैज टू पे दिस प्रीमियम, डिफरेंशियल प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है आपको मालूम नहीं पड़ता है एंड तक कि शेतकरी को कभी कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है। अगर आप उसके पहले बिल्डिंग बना के सोसाइटी फॉर्म करके निकल गए तो सोसाइटी को भी एबीसीडी फॉर्म भर के देना पड़ता है। तो देन दिस जवाबदारी गोज टू द सोसाइटी कि जो डिफरेंशियल पैसा सोसाइटी को भरना है। तो अभी सिडको क्या करती है कि जैसे ही आपको एलएआर का पैसा मेट्रो सेंटर में डिपॉजिट हो गया, वहां से मावेजा का आप लेटर लेके आए, इसको इतना इतना पैसा अवार्ड हुआ है, तो सिडको जो स्टेप के ऊपर आप अटके हुए उधर आपको अटका देते हैं। अगर आपका एग्रीमेंट टू लीज हुआ है तो टीपी नहीं करेंगे, टीपी हुआ है तो आपको सीसी नहीं देंगे, सीसी हुआ तो ओसी नहीं देंगे, ओसी हुआ तो लीज डीड नहीं करेंगे, लीज डीड अगर हो गया तो सोसाइटी फॉर्मेशन का एनओसी नहीं देंगे, सोसाइटी फॉर्मेशन की एनओसी देती तो आपका कन्विंस करके आपकी फाइनल ऑर्डर नहीं देंगे। तो हर स्टेप के ऊपर आपको सिडको अटकाएंगे इसमें। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल बिफोर परचेसिंग द प्लॉट, आपको उसको अवार्ड और नोटिफिकेशन चेक करना है। तो आपको ये डिफरेंशियल पैसा कैसा भरना पड़ेगा कि आज ये डिफरेंशियल पैसा लगभग आपको 40 गुना भरने को आएगा या 45 गुना उसको जो अवार्ड हुआ है उसके पैसे के 17.5% के परसेंट में। कोई पार्टी को 9-9 करोड़ रुपया भरने को आया है द्रोणागिरी नोड में, नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन ओरिजिनल फार्मर को 123 करोड़ रुपए मिले एज ए कॉम्पेंसेशन, उसको 1700 रुपए का रेट मिला और ओरिजिनल प्रीमियम उसका 20-30 रुपया भी नहीं था। तो आज 1700 रुपए के हिसाब से आज सोच सकते हैं कि 30 साल का इंटरेस्ट और 15% और उसके ऊपर 30% सोलेसियम पकड़ के क्या फिगर हो, 123 करोड़। सो 123 करोड़ के 17.5% उसको भरना है, मतलब 22-23 करोड़ रुपया उसको 18,000 मीटर का प्लॉट का भरना है। दिस इज अ वन लॉस। सेकंड लॉस आपको होएगा क्योंकि आपका 2008 में ही प्लॉट एग्रीमेंट हो चुका है, तो आपको 2012 तक ही खाली एग्रीमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए 4 साल का ही पीरियड है। 4 साल के बाद में इनका जो एएलपी चालू होता है, वो एएलपी आपके नॉर्मल प्लॉट है, सोशल सर्विस प्लॉट है या टेंडर प्लॉट है या अदर फिक्स रेट प्लॉट है, उन लोगों से डबल से ज्यादा भी इन्होंने प्रीमियम रखे हैं, एएलपी पेनल्टी रखी है 12.5% प्लॉट के लिए, जहाँ पे अपने को आगे ऑपोज करना है। 12.5% प्लॉट में आपको 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 55%, 70%, 80%, 90%, 110, 100%, 115% तक पेनल्टी है। तो आपको ये पेनल्टी जो उसको 23 करोड़ रुपया मावेजा भरने को आएगा, उसको 23 करोड़ का प्रीमियम पकड़ के उसके हिसाब से पेनल्टी आएगी, और ये पेनल्टी ये लोग सिडको वाले आपको इम्पोज करेंगे। 2008 से 2012 तक छूट है आपको, सो आपको 13 से ही भरना है। जो आपका सीसी 2016 में भी मिला है, आपका टीपी भी 2016 में मिला है, तो भी आपको 2013 से ये लोग 23 करोड़ के ऊपर एएलपी लेंगे आपसे। तो आप सोचो, अगर आपको 2013 से सपोज आपका प्रोजेक्ट 2022 तक कंप्लीट हो रहा है, सो 13 से लेके 22 तक आपका पेनल्टी 23 करोड़ का हो जाएगा, 35-40 करोड़ रुपया। तो आपको एएलपी भी भरने को आएंगे ये हिसाब से। फिर दूसरा आपको भरने को आएगा डिफरेंशियल स्टैम्प ड्यूटी। आपका जो ओरिजिनल एग्रीमेंट टू लीज हुआ है उसके ऊपर जो आपने प्रीमियम नॉमिनल 10-20 रुपया मीटर से भरा है, वो हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी लगा है।
बट अभी आपका प्रीमियम हो गया 9 करोड़ या 10 करोड़ रुपया, तो आपको अभी 10 करोड़ के हिसाब से 5% या 5% स्टैम्प ड्यूटी भरना है। उसमें से जो पहले स्टैम्प ड्यूटी भरा है वो माइनस हो जाएगा। सो जब तक आप ये स्टैम्प ड्यूटी ओरिजिनल एग्रीमेंट टू लीज का नहीं भरेंगे, वापस टीपी का भी नहीं भरेंगे, आपको कोई लीज डीड या सोसाइटी कन्वेंस का परमिशन नहीं मिलेगा सिडको से। सो आपको ये 3 टाइप की पेनल्टी सिडको में लगने वाली है मावेजा के बेस के ऊपर। आप खाली मावेजा का कॉम्पेंसेशन का मत सोचो। दिस 3 टाइप ऑफ। अभी फिलहाल में ये जो हमने बहुत सारे मीटिंग की थी मावेजा के हिसाब से सिडको में, तो एक केस में अभी जस्टिस लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में रेट कम कर दिया है कि जो 1700 रुपए का अवार्ड रेट था उसको 1300 या 1400 रुपया कर दिया है। तो मैंने ये सिडको में पूछा था कि अगर अभी ये रेट कम हुआ तो आप हमको वापस देंगे क्या पैसा मावेजा का, तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रेट जैसा बढ़ रहा है वैसे कम भी हो सकता है। तो ये एक सवाल उनके पास पेंडिंग है। दूसरा है कि ये एएलपी भरने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहता है, तो ऑफ कोर्स इट इज ऑन द न्यू लाइसेंसी, whether it is an individual or it is a builder or it is a society. 1 minute. अभी व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस, इसके अंदर कि इसके अंदर ये मावेजा के लिए क्या सोल्यूशन है। देखो मावेजा के लिए एज ऑन टुडे तो कोई सोल्यूशन नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कोर्ट से भी इसमें कुछ ज्यादा राहत मिलने वाली है। आपको प्लॉट लेते समय बहुत केयरफुल लेना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अपन झगड़ सकते हैं, क्योंकि देखो मेरे जमीन का रेट 30 रुपया होना चाहिए था, लेकिन मुझे सिडको ने 10 रुपया दिया, तो 20 रुपया मुझे सिडको ने लेट दिया है करके सिडको मुझे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। तो मेरा कहना है कि जो इंटरेस्ट के ऊपर भी ये लोग मावेजा ले रहे हैं रेट बढ़ा के, वो इंटरेस्ट का फैक्टर उसमें ऐड नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ मिस्टेक ऑफ गवर्नमेंट। अगर वो 25 साल पहले 20 साल पहले मेरा बोल देती थी नहीं नहीं आपका कहना 30 रुपया बराबर है और आपको 30 रुपए से जमीन का पैसा मिलने वाला चाहिए, तो मुझे ये 20 गुना 30 गुना 40 गुना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के प्रीमियम बढ़ रहा है वो डिफरेंस मुझे भरना नहीं पड़ता था। आज सिडको को गवर्नमेंट को मुझे देना नहीं पड़ता था, तो मैं उसके ऊपर मावेजा क्यों भरूं? दैट इज वन। दूसरा, ये मावेजा का भरने का जो हमने बहुत बार कोशिश किया, ये ओरिजिनल फार्मर से वसूल किया जाए। जैसे अपन अच्छा इसमें कोर्ट को जो ऑर्डर करती है, ये पैसा सिडको, पहले गवर्नमेंट ये पैसा जमा करती थी मेट्रो सेंटर में, बाद में ये गवर्नमेंट को भी ध्यान में आ गया कि इतना ह्यूज अमाउंट जा रहा है, करोड़ों रुपया, 100-200 करोड़ रुपए भी मिले हुई पार्टी मुझे मालूम है, 300 करोड़ भी एक पार्टी को मिला हुआ है 12.5% में, ये मावेजा एनहांस कॉम्पेंसेशन। तो इतना सारा पैसा मेट्रो सेंटर में जमा करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर दिए, और सिडको ये पैसा बहुत ज्यादा प्लॉट बना के बेच के कमा रही है, तो ये पैसा उन्होंने सिडको के अंग पे ही डाल दिया कि आप लोग ही डायरेक्ट मेट्रो सेंटर में डिपॉजिट कर दो। तो मेरा कहना इसमें यहाँ ऐसे था कि बीइंग एन कोर्ट ऑर्डर, सिडको हैज टू डिपॉजिट दैट मच अमाउंट इनटू द मेट्रो सेंटर, और मेट्रो सेंटर को ये पैसा कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ता है, बिकॉज इट इज एन कोर्ट ऑर्डर, उसका जो अवार्ड हुआ है। तो इसके ऊपर आप कैसे रोक लगा सकते हैं? इसके ऊपर रोक लगाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए आपको मंत्रिमंडल में सीएम को मिलके अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि ये एक्ट में, इसके अंदर जो एक दो सॉल्यूशन जो मेरे कोई जूनियर ऑफिसर के साथ डिस्कशन में आए थे, उसमें से एक सॉल्यूशन ऐसा था कि जब ये एग्रीमेंट टू लीज होता है, एग्रीमेंट टू लीज के समय जब ये फॉर्म भर के लिए जाते हैं शेतकरी से, तभी उससे इररिवोकेबल पावर लेना चाहिए कि मेरा जो भी केस चालू है, जिसका डिसीजन आज आवे, कभी भी आवे, 10 साल बाद आवे, 20 साल बाद आवे, मुझे अगर जो 100 रुपया मिल रहा है उसमें से मेरे से सवेरे 17.5 रुपए आप एज एन मावेजा के कट करके आप डिपॉजिट कर दीजिए डायरेक्टली, अगर उसकी इररिवोकेबल पावर है। एंड दो इट इज एन कोर्ट ऑर्डर टू डिपॉजिट द अमाउंट, आई एम गिविंग यू इररिवोकेबल कंसेंट टू डिपॉजिट दिस अमाउंट, टू कट दिस अमाउंट। जैसे इनकम टैक्स का टीडीएस इंटरेस्ट में से ये लोग कट करके डायरेक्ट इनकम टैक्स को भरते हैं, दैट इज ओनली पावर गिवन टू मेट्रो सेंटर, कि खाली वो लोग इंटरेस्ट के ऊपर का टीडीएस कट कर सकते हैं। वैसे ही ये पैसा कट करने के लिए उसका इररिवोकेबल पावर लेके अगर ये मेट्रो सेंटर को ये पावर दिया जाए कि ये पैसा इनका एज एन रिकवरी ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज, उसका कोई सेक्शन है 145 या ऐसा कुछ, आई डोंट नो एग्जैक्टली, अभी 154 है 145 है कि रिकवरी ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज, इसको गवर्नमेंट ड्यूज के रिकवरी के अंडर लिया जाए और वो रिकवरी करके वसूल किया जाए, दैट इज द वन सोल्यूशन। और ये पैसा मेट्रो सेंटर कोर्ट में जमा करे, बिकॉज दिस इज एन कोर्ट ऑर्डर कि इसको इतना कॉम्पेंसेशन, एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। एंड
इमीडिएटली सिडको या मेट्रो सेंटर ये कोर्ट को प्लीड करे कि ये पैसा जो हमने डिपॉजिट किया है उसमें से ये पार्टी का मुआवजा का इतना इतना रकम एज एन रिकवरी गवर्नमेंट रिकवरी बैलेंस है, सो दैट टू बी रिवर्स बैक टू द गवर्नमेंट अगेन। तो ये पैसा एट ए सोर्स उधर ही वसूल हो जाए। नहीं तो क्या होएगा कोई केसेस में कि सपोज आज मेरे केस में मेरे ओरिजिनल फार्मर को 100 करोड़ रुपया कॉम्पेंसेशन मिला है, ओरिजिनल 1 करोड़ रुपया था, तो 99 करोड़ के ऊपर 17.5% भरना है, मतलब 16-17 करोड़ रुपया भरना है। अगर मैं वो मेरा बिल्डिंग बना के ओसी लेके सोसाइटी कन्विंस करके निकल जाऊं तो ये 17 करोड़ रुपया गवर्नमेंट किससे वसूल करे? सोसाइटी तो भर नहीं पाएंगी। तो दिस विल बी ऑलवेज अ लैप्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का लॉस हो सकता है इसमें ऑलवेज। तो हमने ये बात भी करीर साहब के पास भी थे, तभी यूडी में तभी भी गए थे, मनु कुमार श्रीवास्तव थे रेवेन्यू में तभी भी बात की थी, लेकिन बोलते हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसके पास। मैं बोला अब ये पैसा टीडीएस जैसा वसूल करने का कोई कानून बनाओ तो ये सब्स्टिट्यूट के ऊपर नहीं आएगा। अभी कोई आदमी बिल्डिंग बना के 2 करोड़ रुपया कमाएगा और उसको बोलेंगे 8 करोड़ रुपया मुआवजा का भरो, इट इज नॉट पॉसिबल। वो डिस्प्यूट ऑलवेज रहने वाला है। या वो फर्म बंद हो गई, वो बंद हो गए, लोग गाँव चले गए, कच गए, भूज गए, राजस्थान गए बिल्डर, और इधर कोई फर्म ही नहीं है, ये पैसा किससे वसूल करेंगे आप? तो ये प्रॉब्लम ऑलवेज रहने वाला है। सो मेरा सोल्यूशन यही था इसके अंदर कि आप प्लॉट लेते समय आप केयरफुल अवार्ड चेक करिए, ये आप उसको अंडरटेकिंग से बांध लीजिए फार्मर को कि कभी भी इसका डिसीजन आवे, जब भी इसका डिसीजन आएगा मैं इरेवोकेबल पावर देता हूँ या उसका ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर लो उसके बैंक में कि ऑटोमेटिकली दिस मनी विल ट्रांसफर टू योर अकाउंट और ये सिडको को भरा जाए। और ये गवर्नमेंट के पीछे लग के थ्रू प्रेशर कीजिए कि रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज करके इसको मेट्रो सेंटर से या कोर्ट से वसूल किया जाए। दीज आर द सोल्यूशन, ये मुआवजा के लिए है। बस और कुछ किसी को है? रमेश भाई, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट। यस विलास भाई ने बहुत अच्छी तरह मुआवजा का पूरा कॉन्सेप्ट और परिस्थिति और हमारी स्थिति और सिडको और लॉ क्या है, बहुत बढ़िया इनकी स्टडी होती है। हम लोग जानते हैं कि विलास भाई बहुत ही स्टडी करते हैं और हम लोग अभी ये भी समझ रहे हैं कि आज नवी मुंबई यानी सिडको एरिया में 50-60% तो ऑलरेडी कन्वेंस हो चुके हैं, सोसाइटी बन गई, बिल्डिंग बन गई है, वहां पे सिडको कुछ रिकवरी नहीं कर सकती है। 10-20% ऐसा होगा कि अंडर प्रोसेस होंगे, बिल्डिंग बन गई है, ओसी आ रही है या ओसी आ गई है, सोसाइटी बन रही है, तो ऐसे स्टेज पे होंगे। लेकिन जो बाकी 30% या 25% जो बिल्डर अभी जो इसमें काम कर रहे हैं, ये सारे इस तकलीफ में आने वाले हैं। और इसके लिए आगे और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। विलास भाई को रमेश भाई 1 मिनट लेता हूँ और कि ये लोग क्या करते हैं कि सपोज आपका एग्रीमेंट 2008 में हुआ है और 2012 तक आपको पीरियड है, लेकिन एनहांस कॉम्पेंसेशन 2018 में भी अगर मिला है तो उसका पेनल्टी ये लोग प्रीमियम पे लगाते हैं जो 2018 में मिला है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको कॉम्पेंसेशन जो दे रहे हैं उससे 4 गुना पैसा ये अपने से ऐसे पेनल्टी करके वसूल कर रहे हैं। इसको अपोज करना चाहिए कि जो साल में उसने उसको आपने मुआवजा दिया है, जो भी पेमेंट दिया है ना, वो साल से आगे का पेनल्टी लगाओ और वो हम 2018 तक आपको ओल्ड प्रीमियम के ऊपर पेनल्टी लगाओ। इतना तो अपन सिडको से कर सकते हैं, तो एटलीस्ट बहुत सारी रकम बच जाएगी उसमें। राइट सर, विलास भाई ने जो बताया वो बरोबर है और हम लोगों को अभी सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि काफी लोग इसमें अटके हैं और सब साथ में आने चाहिए और हम लोग आ जाएंगे, सभी बिल्डर्स साथ में यूनाइटेड हो सकते हैं। ऐसे कॉमन प्रश्न को पहले भी बहुत बार हुए हैं, आगे भी होंगे, तो हम लोग सब साथ में मिलकर इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस पे और फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं अभी अपने आगे पैनलिस्ट आर्किटेक्ट अंशुक भाई जैन, इनसे अनुरोध करूंगा कि ये अपने विचार इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी संबंध में अपने सामने रखें। आज के इस पे जो भी अभी इन्होंने कोठारी जी साहब ने और पहले उन्होंने सावंत साहब ने जो बताया, बहुत ही अच्छे सजेशंस और इंफॉर्मेशन दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बोलना चाहूंगा कि आजकल जैसे उल्वा नोड हुआ, द्रोणागिरी नोड हुआ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिडको ने करना चाहिए था वो टाइम पे नहीं करने की वजह से बिल्डर लोगों को बहुत लॉस हो रहा है। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्रोणागिरी नोड चालू होकर इतने साल होने के बाद भी अभी तक भी नहीं बना है, तो उसके हिसाब से हर एक बिल्डर को अपने अपने प्रोजेक्ट में सेप्टिक टैंक बनाने पड़ रहे हैं। वो सेप्टिक टैंक बनाने का कॉस्ट, टाइम, वो सब नेशनल वेस्टेज है,
कि बाद में जब वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सब बन जाएगा तो वो सब खर्चा हुआ वो वेस्ट जाने वाला है। तो मेरा ये कहना है कि जैसा भी इन्होंने बताया कि अपना एक फॉर्म होना चाहिए और हम सिडको के साथ उनको सजेस्ट कर सके या उनके ऊपर प्रेशर ला सके कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, ड्रिंकिंग वाटर है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये समय पे बनाए। वो बनाते हैं मगर वो लेट बनाते हैं। वो लेट बनाने की वजह से जो बिल्डर लोगों का बहुत सारा खर्चा चला जाता है और वो सब नेशनल वेस्ट रहता है, क्योंकि वो बाद में कुछ भी काम में नहीं आते वो सेप्टिक टैंक। तो अपना सब मिला के एक मजबूत एसोसिएशन बना के, मेरा तो कहना कि जैसा भी विलास भाई ने बोला है और सामंत साहब ने, अपने में एक लीगल कमिटी फॉर्म होना चाहिए कि ऐसे जो 2-4 एडवोकेट्स हो और हर बार वो उनको ऊपर प्रेशराइज कर सके और अपनी तरफ से वो काम कर सके कि वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुआवजा के बारे में है, फिर सीआरजेड के बारे में, हर एक चीज के बारे में वो फॉलो अप करते रहे। क्योंकि जनरली क्या रहता है, सब बिल्डर अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, वो कुछ दिन फॉलो अप करने के बाद छोड़ देते हैं वो इश्यू को, या फिर अपना काम हो गया कि उधर से निकल जाते हैं। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए और कॉमन लीगल एक कमिटी ऐसी होनी चाहिए तो हर इश्यू पे फॉलो अप करती रहे तो ही उसका कुछ रिजल्ट आएगा। और मैं जैसा भी ये नवी मुंबई के लिए, तो भाई वो कमिटी नवी मुंबई के लिए हो, जैसे सामंत साहब ने बताया कि नवी मुंबई के जो प्रॉब्लम है वो बॉम्बे वाले के प्रॉब्लम अलग रहेंगे, नवी मुंबई वाले के अलग रहेंगे। तो अपने को एक ऐसी कमिटी नवी मुंबई बिल्डर्स वालों के लिए करनी चाहिए कि जिसमें कुछ एडवोकेट्स रखे, वो सीआरजेड पे भी एक अपना काम कर सके, हाईकोर्ट में कुछ फाइल करना है तो भी कर सके, कोठारी साहब जैसे से इंफॉर्मेशन लेके या उनसे गाइडेंस लेके आगे का काम कर सके, सामंत साहब वगैरह थे उनसे गाइडेंस लेके आगे का काम कर सके, और वो कांस्टेंट फॉलोअप रहना चाहिए। सेम वे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अगर कांस्टेंट फॉलोअप रहा तो हम अपना बहुत सारा खर्चा भी बचेगा, टाइम पे प्रोजेक्ट्स भी हो जाएंगे, और अपने को जो 4 बातें कस्टमर से सुननी पड़ती है वो नहीं सुननी पड़ेगी। तो मेरा तो वही कहना, जैसा इन सब ने बताया, मेरा भी वही कहना है कि अपने को एक लीगल की कमिटी अलग से रहनी चाहिए और बिल्डर लोगों की अलग से लीगल कमिटी सिर्फ फॉलोअप का ही काम करे जो भी अपने प्रॉब्लम से उसके लिए। और वैसे ये सब होने के बाद, ये तो रहा सिडको के बारे में, सिडको होने के बाद बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जैसे रमेश भाई ने पहले उलवा में किया था, बसेस वगैरह चालू करवाई थी वगैरह, उसके लिए भी कुछ फॉलोअप रहता है। तो कैसे बसेस वगैरह का कम्युनिकेशन भी हो तो अपने सब फैसिलिटीज आ जाए तो लोगों को, रहने वाले को सुविधा भी मिलेगी, तो लोग भी वहां पे आके अपना माल भी बिकेगा, दोनों चीजें होगी। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा रमेश भाई को कि जिसने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। थैंक यू तनसुख भाई आर्किटेक्ट भी हैं और बिल्डर भी हैं, काफी नॉलेज है। द्रोणागिरी उलवा नोड में काफी प्रोजेक्ट होने के बाद या प्रोजेक्ट में उनको समझ में भी आया, मेरे से हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। धन्यवाद तनसुख भाई। मैं अभी आगे अपने अगले पैनलिस्ट सम्माननीय आर्किटेक्ट आशीष भाई जैन, जो सभी के साथ जुड़े हुए हैं और सभी प्रकार का जिनको नॉलेज है, ऐसे आशीष भाई जैन से अनुरोध है कि आप अपने विचार रखिए। आशीष भाई के वहां अभी नेटवर्क इशू है तो बाद में उनको लेते हैं। हमारे पूरे बिल्डर फैकल्टी में एक चेहरा बहुत कॉमन है जो सभी को साथ में लेके हमेशा चला है और मुझे भी काफी मौका मिला है इनके साथ काम करने का, जब हम लोगों ने सभी एसोसिएशन को साथ करके अपना फेडरेशन बनाया था और बहुत सारे इशू पे काम किया था। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सीनियर बिल्डर और व्यापारी समाज जो पूरे महाराष्ट्र का, उसको भी जो संगठित लेके काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे मोहन भाई गुरनानी, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार रखिए। थैंक यू रमेश भाई, आज आपने ये बहुत अच्छा वेबिनार रखा है। तो आज बहुत समय के बाद दिनकर सामंत जी को और विलास भाई को सुनने को मिला। दिनकर सामंत जी ने इतना अपना एक्सपीरियंस दिया, सचमुच उसकी, और जो उन्होंने बताया कि साथ में रह के करना चाहिए, मुझे लगता है वो बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक यूनिटी की बात है, मैं यूनिटी पर बात करूंगा क्योंकि रमेश भाई ने मुझे बोला था कि यूनिटी की बात है। जहां तक संगठन की बात है, यूनिटी की बात है, हम सब लोग चाहते हैं, यहाँ जो आप सब लोग सुन रहे हैं, हम सब लोग चाहते हैं यूनिटी होनी चाहिए और हर एक की इच्छा रहती है यूनिटी रहनी चाहिए। और हम कुछ हद तक यूनिटी को पाने के लिए
आगे भी बढ़ते हैं। पर जहां हमारा अपना स्वार्थ आ जाता है, जहां हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां हम यूनिटी में थोड़ा मार खा जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि यूनिटी एक ऐसी चीज है जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनमें बहुत कम आती है, क्योंकि हम सब जो है बुद्धिजीवी लोग जो है वो अपना दिमाग वापरते हैं, और हम जो दिमाग वापरता है वो लीडर रहता है, और लीडर्स की कभी यूनिटी नहीं होती। और यही हाल हम बिल्डरों का है या फिर व्यापारियों का है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको अपना जो आउटलुक है वो बदलना पड़ेगा। मैं बिल्डर से पहले एक्चुअली मैं व्यापारी हूँ, और मैं व्यापारी समाज का नेतृत्व करता आया हूँ पिछले 40 साल से। और दुर्भाग्य से बिल्डर और व्यापारी दोनों में जो है यूनिटी और संगठन की कमी रहती है, जिसकी हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एक दूसरी बात ऐसी है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम प्रजातंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। और डेमोक्रेसी में हमेशा जहाँ यूनिटी रहती है वहां लाभ आता है। पॉलिटिशियंस जो है या जो भी देश में जो राजकर्मी है, वो जहां यूनिटी रहती है उनका सुनते हैं। आज मतलब कुछ भी होता है, आप देखिए लेबर्स को मिलता है, फार्मर्स को मिलता है, और सबको मिलता है। लेकिन जब व्यापारी का और बिल्डर का बात आती है तो सभी पॉलिटिशियंस पीछे हट जाते हैं। उसके दो कारण है। एक तो हमने अपनी जो छवि है, जो हमारी जो तस्वीर है, वो कुछ धुंधली बनाई हुई है, और दूसरी हमारे में संगठन नहीं है। छवि धुंधली इसलिए बनाई है कि कुछ लोग हम में ऐसे भी है जो गैर व्यवहार करते हैं। पर हर समाज में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि व्यापारी में है या बिल्डर में है। हर समाज में कुछ गलत तत्व रहते हैं और ज्यादातर अच्छे तत्व रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी यूनिटी नहीं है तो वो दिख पाता है। देखिए भगत सिंह ने आजादी के लिए अपनी जान दे दी, और हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह होने चाहिए, लेकिन हम ये साथ में ये भी होता है कि हमारे घर में हम अपना बच्चा नहीं खोना चाहते। बाकी के बाजू वाले के घर में भगत सिंह हो तब तक चलता है, अपना बच्चा अपने नहीं खोते। तो मित्रों, मुझे लगता है कि संगठन का बहुत बड़ा अहमियत है, और संगठन में ही आप जैसे अभी सावंत जी ने बताया या विलास जी ने बताया, कोर्ट में जाना बहुत अच्छी बात है, कोर्ट में। लेकिन आजकल आप जानते हैं कोर्ट भी कई बार गवर्नमेंट के विरुद्ध निर्णय लेने में कतराती है, और फिर जब वो बिल्डर के पक्ष में होता है तो वो कोर्ट को 2 बार विचार करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो छवि है वो बराबर नहीं है। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिटी जो है वो प्रजातंत्र में यूनिटी का बहुत मतलब मीनिंग है। क्योंकि मैं हमेशा मेरे व्यापारियों को कहता रहता हूँ कि जब तक आप अपना वोट बैंक नहीं बनाते, जब तक पॉलिटिशियंस को या राजनेताओं को ये नहीं लगता कि आप उनको इफेक्ट कर सकते हैं, जब तक आपका एक बेस नहीं होता, तब तक आप अपने लिए सहूलियत नहीं मिलते। मैं तो हमारा जो व्यापारी समाज और बिल्डर्स का जो डिमांड भी रहती है वो बड़ी जायज है। अब जो मावेजा की जो बात कही, उसमें कोई मतलब अपन ऐसे नहीं मांग रहे कि कुछ आउट ऑफ द वे मांग रहे हैं। सीआरजेड में जो मैं भी सीआरजेड से अटका हुआ हूँ, लेकिन जो आज मैंने दिनकर साहब को सुना भी, अगर हम साथ में आकर हम अगर गवर्नमेंट को बोल सके या राजनेताओं को बोल सके तो बहुत हमारा असर पड़ेगा। और राजनेता क्यों यूनिटी का देखते हैं, क्यों वोट बैंक का ये करते हैं, मुझे लगता है राजनेता भी सही है। देखिए, जिसके पास होलसेल होता है उसके पास ताकत रहती है। आज आपके पास एक ग्राहक कोई लेने आए एक फ्लैट, उससे आपका जो बर्ताव रहेगा, और जो एक इन्वेस्टर आके 20 फ्लैट साथ में लेता है उसको जो बर्ताव रहेगा उसमें फर्क पड़ेगा। क्योंकि 20 फ्लैट वाले को आप रेट भी कम करेंगे, उसको सब ये करेंगे, एक फ्लैट वाले को आप ये सोचे क्योंकि वो होलसेलर है। तो राजनेता भी आज डेमोक्रेसी में जहां संगठन रहता है, जहां होलसेल रहता है, उसकी बात सुनी जाती है। तो मुझे लगता है अपने को कहीं ना कहीं यूनिटी के बारे में सिर्फ सोचना नहीं, करना भी होगा। क्योंकि यूनिटी अगर नहीं हुई तो आगे दिन बहुत
कठिन आने वाले हैं और मुझे लगता है संगठन का सही समय आज है, क्योंकि संगठन तब होता है जब तकलीफ होती है, जब सब पर तकलीफ होती है तब संगठन का सब सोचते हैं। और आज की तारीख में पिछले 4-5 सालों से बिल्डर्स फर्टिलिटी की जो हालत है वो आप सभी को बताना कोई आवश्यक नहीं है, सभी से छुपी हुई नहीं है। आज हम सब तकलीफ में हैं और जब तकलीफ में रहते हैं तब संगठन होता है। और एक अच्छी बात हो रही है, MCHR के मैं भी एक्शन कमेटी के काफी वेबिनार अटेंड कर चुका हूँ और अब ये थोड़ी यूनिटी का प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है अगर वो कामयाब हो गया तो एक बार आप फिर से यूनाइटेड रह के आप अपने हक से बात मांग सकेंगे। मैंने ये 5-6 साल पहले लोकल बॉडी टैक्स में LBT में ये प्रयत्न किया और मैं पूरा महाराष्ट्र घूम के मैंने अपने व्यापारी समाज को इकट्ठा किया और एक समय ऐसा आया कि हम सब लोग संगठित हो गए। और यहाँ तक कि मैं आपको एक छोटी सी बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जब LBT का जब ये आंदोलन चल रहा था उस वक्त इलेक्शन आई और हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री सांगली में गए थे और सांगली में उन्होंने कहा कि भाई आप जो है आप हमको वोट करिए, हम LBT आते ही LBT हटा देंगे। तो वहां के व्यापारियों ने उनको कहा कि हम आपकी बात मानेंगे पर हमें जो ऑर्डर है वो मुंबई से आना चाहिए। तो ऐसी एक संगठन हो गया कि सब संगठित होके भय निकल गया और वो मुख्यमंत्री को भी ये कह सके कि हम आपकी बात तब मानेंगे जब हमारा खुद का नेता बोलेगा। तो संगठन में बहुत शक्ति है मित्रों और ये सही समय है, जितने अपने प्रॉब्लम है, जितने अपने इश्यूज है वो संगठन से एक वॉइस से उठाएं। हमारे में अपने में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद को मिटा के अपना जो स्वार्थ है, जो स्वार्थ मतलब ये लिमिटेड स्वार्थ और जायज स्वार्थ, उसको देखकर अगर हम संगठित होकर एक वॉइस से अगर किसी भी सरकार के पास, किसी भी शासन के पास जाते हैं तो किसी शासन की ये हिम्मत नहीं पड़ेगी कि एक वोट बैंक को झुका दें। और वोट बैंक अगर आपने बना दिया तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। थैंक यू वेरी मच रमेश जी, आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोहन भाई, आपने यूनिटी पे और हमारे पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जो अपने विचार रखे हैं उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता था और आज मेरे ख्याल से नेट के कारण काफी लोग जुड़ भी नहीं पा रहे हैं, बहुत से एरिया में लाइट भी नहीं है तो वो कारण से भी लोग जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन ये जो प्रयत्न हम लोगों ने किया था, जैसे पहले भी जब एयरपोर्ट NOC का समय आया था, जब हम लोगों ने उसकी स्टडी की और उसको उस प्रकार से हमने ये करने का प्रयत्न किया और सब लोगों को मिला के, सभी को साथ में लेके हम लोगों ने सिडको ऑडिटोरियम में फर्स्ट पब्लिक मीटिंग की, जिसमें हमारे चेयरमैन प्रमोद हिंदूराव और हमारे MD तानाजी छत्रे, जो उस समय किसी को मीटिंग नहीं दे रहे थे, उनको भी आना पड़ा था और उन्होंने वहां पे ही घोषणा की थी कि कुछ भी करके 30 डेज में हम NOC देंगे। तो हमारे यहाँ बहुत सारे दिमाग वाले लोग बैठे हैं। बिल्डर बोले तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है हर चीज में, क्योंकि हमको खाली CA नहीं बनना होता है, न खाली एडवोकेट बनना होता है, न खाली मार्केटिंग वाला बनना होता है। हम हमारे पास तो सारी क्वालिटी जब आती है तब हम सक्सेसफुल बिल्डर बनते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे दिमाग लगाने वाले बिल्डर्स हैं। ये दोनों इश्यू पे और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर भी हम लोग आगे जाएंगे। आज आपको मैं बता दूं कि इस लॉकडाउन से एक व्यायाम शुरू हो गया। बहुत से लोगों को 10-15 दिन में ही समझ में आ गया कि हम लोगों को बहुत बड़ा झटका आने वाला है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत सारी तकलीफों में आने वाली है। और उस समय मैंने भी बहुत सारे लोगों को फोन किए थे। उसमें मैंने पहला फोन तो अजय भाई को ही किया था, बाद में नयन भाई, बाद में विलास भाई, मोहन भाई, ऐसे मैं बाकी लोगों से काफी कम्युनिकेट किया था उस समय। और आगे जाके ये विचार मंथन से पूरे महाराष्ट्र की हम लोगों ने अभी एक्शन कमेटी बनी है, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे चेयरमैन अजय भाई आसर। मैं अनुरोध करूंगा कि अजय भाई आसर अपने विचार रखें। हमारे यहाँ के इशू अलग हैं, लेकिन ये तो पूरा राष्ट्रीय लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बेस पे जो कार्रवाई हो रही है, इसका भी ख्याल सभी को आवे। इसलिए आज खास हमने अजय भाई आसर को निमंत्रित किया है
मैं अजय भाई आसर से अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार रखिए। मैं और एक बात बता दूं कि हमारी फैकल्टी बिल्डर समाज बहुत सारी चैरिटी करता है, बहुत सारा सोशल वर्क होता है। यहाँ नवी मुंबई के हमारे काफी एसोसिएशन इस लॉकडाउन के पीरियड में अनाज वितरण से लेके और भोजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये सारा काम कर रहे थे। बॉम्बे लेवल पे भी बहुत सारा काम हो रहा था। MCHI मेन ने और जैन समाज ने मिलके बहुत सारी एम्बुलेंस सेवा, चलते फिरते दवाखाने ये चलाए थे। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम MCHI थाना और खास करके अपने अजय भाई इन्होंने किया है कि 1,000 बेड की 2 हॉस्पिटल इन्होंने खड़ी कर दी। क्वारंटाइन सेंटर के लिए 1,000 बेड की हॉस्पिटल इन्होंने खड़ी कर दी है। ये बहुत बड़ा काम किया है। अजय भाई आ गए हैं। ओके ना हूँ क्यारनो लाइन पर છું, નો પ્રોબ્લેમ। થેન્ક યુ રમેશભાઈ, થેન્ક યુ ફોર गिविंग अपॉर्चुनिटी। અહીંયા બધાને સંબોધિત मैं सबको संबोधित करने का हिंदी में अजय भाई, हिंदी में। ओके, मैंने सभी जनों को सुना, आप सभी लोगों को, और बहुत ही अच्छा लगा रमेश जी की बात सुन के। उन्होंने पहले से आप क्या, आपकी एक्टिविटी प्रवृत्ति क्या है और कैसे सब पहले से जो लड़ाई लड़ी है और जैसे आपको संगठित किया है वो सब बताया। सामंत साहब ने CRZ का बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया एंड क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, और इम्पोर्टेंटली के CRZ का सोल्यूशन क्या है वो भी उन्होंने दिया, व्हिच वाज बहुत ही अच्छी बात है। विलास कोठारी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से मावेजा का इशू समझाया। हमको थोड़ा सा कम समझ आया, लेकिन बॉटम लाइन समझ गई है कि क्या है, बट बहुत ही पेचीदा विषय है। मेरी एक बार गगरानी जी से भी इस विषय में बात हुई थी, तो उन्होंने भी, वो एक ही ऑफिसर थे तभी जो बहुत करीब थे ये सॉल्व करने को, बट अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रांसफर हो गया, तो बाद में ये विषय रह गया है। ये जो मेरी चर्चा हुई थी गगरानी जी से वो मैं आपको बता रहा हूँ। और तनसुख जी ने भी काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विषय बताया है, STP वगैरह का, काफी अच्छा स्टडी आपके ग्रुप में लग रहा है। आशीष जैन जी ने भी बताया, और लास्ट में गुरनानी जी ने जो यूनिटी की बात की थी, सबसे महत्व की बात ये भी थी। आपके सभी इश्यूज है, और हमारे लोगों में यानी हमारी कम्युनिटी में सबके प्रश्न कभी एंड नहीं होते, इट कीप्स ऑन, एक के बाद एक ऐड हो रहा है, और ये ऐड इसीलिए होते हैं कि हमारे रूल्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, और कंटिन्यूअसली रूल्स चेंज होने के वजह से ये अपने प्रश्न बढ़ते हैं। और हम एवरी टाइम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी नया रूल आता है उसमें कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ माइंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज का नहीं होता है। यानी थियोरेटिकली शायद राइट हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है। तो हम प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट से इंटरेक्शन करने का कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो आगे आए, बट जैसे आप सभी ने बताया कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स काफी है। जैसे गुरनानी जी ने बताया कि यूनिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड बाद में यूनिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब ये 20 लाख करोड़ के जुमले हमारे सामने आए, तभी आप लोग सभी लोगों में से काफी जनों ने, इंक्लूडिंग रमेश भाई और बाकी सबको, तो मैं आई थिंक आई एम टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राजवर्मन जी से बात हुई है मेरी, बाकी सब लोगों से बात नहीं हुई है, बट जानते हैं नाम से, गुरनानी जी को जानते हैं, सब लोग को पहचानते हैं, आपकी ब्रांड नेम भी जानते हैं। तो काफी जन का फोन आया फ्रॉम वेरियस एसोसिएशंस, और सबका बोलना यही था कि ये जो जुमलाबाजी हो रही है और इसमें रियल एस्टेट को ही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो इसमें हमें कुछ करना चाहिए। तो भी मैंने सबको बताया कि ये आग कितनी लगी है, ये पहले आप आपको
उनको बताए कि भाई रियली देयर इज अ प्रॉब्लम और नॉट। तो सभी का रिस्पांस काफी स्पॉन्टेनियस हुआ और आई थिंक देयर वर मोर देन अराउंड 700 लोगों ने वेबिनार में पार्ट लिया और वहां से हमने डिसाइड किया कि ये एमएमआर एक्शन कमेटी बननी चाहिए। जस्ट एज अ इंफॉर्मेशन मैं आप सभी से शेयर करता हूं कि ये अभी 13 ऑर्गेनाइजेशंस की कमेटी बन गई है। जो 13 ऑर्गेनाइजेशंस मेरे ख्याल से कभी साथ में आए नहीं है, वो सब 13 ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ गए, एसोसिएशन सब यूनिट साथ में आ गए। एमसीएचआई मुंबई कंप्लीटली साथ में है और मेरी 2 बार क्रेडा इंडिया से बात हुई है और उन्होंने भी कंप्लीट सपोर्ट कर दिया है। और उसी लिए अभी हमने हमारा जो पिटीशन फाइल किया है, आप सभी को पता होगा और आप सभी ने उसको साइन तो किया होगा लेकिन आगे भी बढ़ाया होगा। रमेश भाई ने मुझे बताया कि उनके वहां से ही करीब 5000 लोगों ने साइन किया है, एज फार एज आई रिमेम्बर रमेश भाई। तो काफी आप लोग उसमें एक्टिव है और मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, ये बताया मुझे रमेश भाई ने। सो ये हमने क्रेडा इंडिया के लेवल तक लेके गए। प्रॉब्ली ये संडे या ये वीक में हम प्लान कर रहे हैं कि अगेन ऑल ओवर इंडिया के जो भी प्रेसिडेंट्स ऑफ ईच सिटी उनको एड्रेस करें। करीब 150 से 200 के बीच में प्रेसिडेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आए और इसमें ज्वाइन हो जाए। दोस्तों, ये जैसे गुरनानी जी ने बहुत ही अच्छी बात की कि हम सब लीडर्स हैं और लीडर्स को साथ में आना बहुत डिफिकल्ट होता है, संगठित होना डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम सब बुद्धिजीवी हैं। लेकिन हम सबको अभी ये समझना होगा कि हमारी इंडिविजुअल ताकत क्या है और हमारी संगठित ताकत क्या है। मुझे पता है कुछ 7-8 साल पहले जब ये एक हमने स्ट्राइक करने का प्लान किया था, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी कि कम से कम 2 लाख लोग आजाद मैदान पे मोर्चा लेके जाए और इस पूरी तैयारी के बावजूद कुछ ऐसा हुआ कि वो मोर्चा हैड टू बी कॉल्ड ऑफ। बट एक मौका था हमको संगठित होकर बताने का। यहाँ पे हम ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग को संगठित रखें। सब लोग को ये समझना जरूरी है कि ये जो कमेटी बनी है ये सब आप लोगों की कमेटी है। ये 13 लोग जुड़े हैं इसीलिए ये कमेटी बनी है, एक्शन कमेटी, अदरवाइज ये नहीं बनती थी। एंड इस सब में जो हेतु है राइट नाउ हमने जो लिया हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिया हुआ है, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से आज हमको जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि काफी हमारे भाइयों ने फाइनेंस रेस किया हुआ है एंड इसके वजह से जो रिलीफ नहीं आ रही है, रिस्ट्रक्चरिंग की जो रिलीफ नहीं आ रही है, इंटरेस्ट हमको पास ऑन होने की फ्रॉम आरबीआई एंड जो हमारे वेरियस इश्यूज है जीएसटी वगैरह के, ये कोई सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसके लिए जो बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है और जो आगे दिख रहा है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आपने कल पीयूष गोयल जी का वेबिनार अभी बहुत ही वायरल हो चुका है, तो आप सबों ने देखा होगा कि कितना एरोगेंस है, कितना अभी भी जो बोले कि हमारी कम्युनिटी के लिए अटर डिस्डेन, यानी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है या हमारा वजूद कायम नहीं है। तो ये जो हम संगठित हुए हैं ये इसीलिए हुए हैं कि आज हमारा वजूद कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हम अपने आप को बता सकते हैं, ये हम संगठित होके सब एकजुट होके हम इसमें हम अपने आप का वजूद बता सके और अपनी ताकत बता सके। आज इस पीयूष जी के जो उन्होंने कल वेबिनार किया है उसके बाद जो मैसेजेस मुझे आए हैं, हमारे ग्रुप में भी आए और कुछ पर्सनल भी आए हैं, ये सब इतने डिस्टर्बिंग है कि अगर वो हिसाब से हम चलेंगे तो पीपल आर सो मच डिसअपॉइंटेड, इतने डिसअपॉइंट हो गए हैं कि अभी तो यानी नाराजगी की लिमिट पार कर गए हैं। बट ये सब कोई भी एक्शन करना होगा, कोई भी हमको स्टेप लेना होगा, तो हमको जो भी संगठित निर्णय लेंगे
उस निर्णय पे हमको एकजुट होके वो निर्णय पे ठाम रहना पड़ेगा। उसमें कोई भी दो विचार आए ये नहीं होना चाहिए। मैंने एक्शन कमेटी से की ओर से दो से तीन चीज कमिटमेंट दिया है सभी लोग को जो हमारे साथ जुड़े हैं कि एक हमारा नारा ऐसा होना चाहिए कि एक सभी के लिए है और सभी एक के लिए है। एक को प्रॉब्लम हो या सबको प्रॉब्लम हो लेकिन सब साथ में है। अगर ये यूनिटी बरकरार रखेंगे तो हम चालू करेंगे वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। दैट इज अ प्रिंसिपल विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। आज आपको प्रॉब्लम है, कल मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, परसों रमेश भाई को प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सभी एक दूसरे के लिए पीछे एकदम एकजुट होकर खड़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, हम लोग कोई भी डिसीजन लेंगे ये कमेटी में, वो इट विल बी अ मेजॉरिटी डिसीजन जहां सबका विचार लेके हम लोग आगे रहेंगे। स्पेशली जैसा मैंने बताया, कोई पीछे स्टेप लेने की बात आएगी, स्पेशली दोज डिसीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिसीजन में कभी हमको क्या करना है। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस मुहिम में रमेश भाई को हम इंटरेक्शन करते रहते हैं, राजा वर्मन साहब के साथ भी हम लोग इंटरेक्शन करते रहते हैं, बाकी सब लोग आप भी साथ में है और इसको और मजबूत बनाइए। अभी जो सरकार का रवैया है इसमें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एकजुट होकर उनके सामने एक प्रेजेंटेशन ऐसा देवे कि अगर रियल एस्टेट को जो वजूद देना चाहिए ये सरकार ने अगर नहीं दिया तो सरकार की इकोनॉमिकल आज परिस्थिति ऐसे भी बहुत खराब है, फ्यूचर में और भी खराब होगी और इससे पूरे देश का नुकसान हो जाएगा। वी हैव टू मेक अंडरस्टैंड उनको। सरकार को ये बहुत ही क्लियर है और वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रही है कि हमको यूनिटी नहीं होने दे। मेरा खुद का अनुभव है, जब भी मैंने कुछ आवाज उठाई थी करीब 4 साल पहले, सीएम साहब की एक मीटिंग थी और मैंने कुछ अधिकारी थे जो बराबर उनका जो रवैया था प्रॉपर नहीं था, तो मैंने सीएम साहब के सामने वो की थी। विदिन 12 आवर्स उस अधिकारी ने मेरी सभी साइट पे सब जन को भेज दिया था, सब मेजरमेंट लो, ये करो वो करो, काफी चीजें अपने अगेंस्ट की थी, बट हमारी यूनिटी थी, सब लोग साथ में थे, तो वो प्रेस करके हमने उसको हैंडल कर लिया। तो तभी सभी जन मेरे पीछे थे। वैसे ही हमारे को याद रखना है कि इस रास्ते में जो हम लोग अभी रास्ता चुन रहे हैं, हम लोग ये रास्ता क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि अभी आगे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। नहीं तो हमारी कम्युनिटी ये है जो ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज करके रास्ता निकालती है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए ये रास्ता चुन रहे हैं। तो ये रास्ता जब चुन रहे हैं कि हम लोग ये मोड में जाए, अभी भी हम लोग बातचीत करने के मोड में हैं, लेकिन जब ये रास्ता चुन रहे हैं तभी हमको एक दूसरे के पीछे रहना पड़ेगा। सबको प्रॉब्लम आएगी, सबको फोन आएंगे, पॉलिटिकल बॉसेस से फोन आएंगे, ब्यूरोक्रेसी से फोन आएंगे, सबको प्रेशर आएगा, लेकिन वी हैव टू बी रेडी। जैसे गुरनानी जी ने बताया कि यहाँ पे जो निस्वार्थ भावना से अगर हम लीड करेंगे कि यस हमको हमारे एसोसिएशन के लिए काम करना है, तो खुद ब खुद हमारे में हिम्मत आएगी आगे बढ़ने की, और ये हिम्मत ही काम करने वाली है। बाकी हम अगर हमारा सोचेंगे कि मेरा ये नुकसान होगा, आज हमारा सबका नुकसान हो ही गया है। मुझे कोई नहीं लगता है कोई डेवलपर को आज, मेरे हिसाब से सब डेवलपर अपना कैपिटल में लॉस कर रहे हैं। फॉरगेट लॉस इन द प्रॉफिट, आई एम टेलिंग कैपिटल में लॉस कर रहे हैं। ये परिस्थिति आ रही है और उसके बावजूद गोयल साहब बोल रहे हैं कि आप कुछ भी करो, कम भाव में बेचो और आप बेचो और हम कुछ भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी। दिस इज हिज क्लियर स्टेटमेंट। तो हम लोग तो उसका निषेध करना तो अलग बात है, वील हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आज रात को हमारी अगेन जूम मीटिंग रात को रख रहे हैं, क्या आगे स्टेप लेना। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, दरखास्त है कि लेट अस बी फियरलेस, एब्सोल्युटली फियरलेस, क्योंकि या इसके बाद कुछ है ही नहीं। लेट अस बी ऑल यूनाइटेड
कि कंप्लीट यूनिटी अगर होगी तो ही काम होगा। एंड हम जो सच और सही हमको लगेगा वो ही करेंगे। हम लोग कोई ऐसा डिमांड नहीं कर रहे हैं। अभी आप सभी की बात सुन के जो सिडको का रवैया है, जो CRZ का रवैया है, इसमें सिडको हाउ कैन हमारे पे रेरा लगा दिया है तो सिडको पे क्या लगना चाहिए? देयर हैज टू बी सम आंसरेबिलिटी। आप प्लॉट दे रहे हो और प्लॉट में कुछ परमिशंस नहीं दे रहे हो, CRZ में अटका रहे हो, STP का काम नहीं कर रहे हो, ये सब क्या है? अगर हम आवाज उठाएंगे तो ही ये काम होगा। तो इट इज ग्रॉस इनजस्टिस दैट इज बीइंग डन। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू फाइट इट यूनाइटेड। मेरी आप सभी से दरखास्त है और अपेक्षा भी ये है कि हम सब लोग एकजुट रहेंगे और ये फाइट आगे लेके जाएंगे। और जब तक अभी हमने सेंट्रल लेवल का किया है, स्टेट लेवल पे काफी हमारा काम चालू है, इसीलिए हमने अभी स्टेट लेवल के इश्यूज नहीं लिए। बट जैसे ही आगे बढ़ेंगे, स्टेट लेवल के इशू भी अगर जरूरत पड़ी तो सब लेने ही वाले हैं। अगर सॉल्व नहीं हुए अगर डायलॉग से तो वो भी लेने वाले हैं। तो एक्शन कमिटी इज मेड फॉर दैट पर्पज ओनली। इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ ईच एसोसिएशन वैसा ही रख रहे हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा है। द इशू इज ओनली कि हम जब भी जाए एक दूसरे के पीछे खड़े रहे। आप सभी से गुजारिश है कि आपने सबने पिटीशन पे काम किया होगा, सिग्नेचर्स की होगी, आप और करें, उसको और प्रेशर डालें। मुझे सेंटर से भी फोन आए हैं, कुछ हाई लेवल सेक्रेटरी से भी फोन आए कि ये पिटीशन में क्यों आप ऐसा कर रहे हो, आप एजिटेशन मोड में मत जाओ। ऑलरेडी ये फील होने लगा है, 30-32 हजार से ये फील होने लगा है। अगर हमारा नंबर बढ़ेगा तो प्रेशर और भी बढ़ेगा। इसी से इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। प्लीज बी टुगेदर, बी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। थैंक यू वेरी मच। वेल सेड अजय भाई, आपने बहुत ही अच्छा अपने विचार रखे। और यहाँ पे जो परिस्थिति है, खास करके नवी मुंबई बिल्डर्स, इनके बारे में जो आज इस वेबिनार में जो माहिती मिली, इसका भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ के बिल्डरों की ये समस्याएं हैं। मैं ये बता दूं कि नमदा ने जब जब ये बीड़ा उठाया और सभी को साथ में लिया तो उस काम का एंड हम लोग बहुत जल्द लाए थे। आज यूनिटी की जरूरत है पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, पूरे आगे जाके राष्ट्र लेवल पे। और ये यूनिटी के सपोर्ट में हम लोग सब खड़े हैं, हम लोग सब काम पे लगे हुए हैं। हमारे और भी जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे सभी जगह हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं और उनका साइन बढ़ा के अपनी पिटीशन को और मजबूत बना रहे हैं। गवर्नमेंट जब तक मत्थे नहीं गिनेगी कि कितने लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये अगर जब तक गवर्नमेंट के सामने नहीं आ रहा है तब तक गवर्नमेंट अपने बारे में कुछ सोचने वाली नहीं है। और जो आज परिस्थिति है, ये जो पैकेज डिक्लेयर हो गया 20 लाख करोड़ का, मैं देख रहा था तीसरे उनके अनाउंसमेंट पे अपने नीता रमन जी, इन्होंने जो अनाउंस किया तो कुछ भी नहीं मिला रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। ये देखकर ही हम लोगों ने भी नमदा के तरफ से PMO हाउस, RBI और नीति आयोग में भी हम लोगों ने इस सारी बातें पहुंचाई है। और मैं समझता हूं कि नीति आयोग में हमारी छवि पहले क्लियर हो, बिल्डर की परिस्थिति रियल में क्या है, ये नीति आयोग में क्लियर होना चाहिए। नीति आयोग से ही सारी इंफॉर्मेशन आगे PMO और स्टेट लेवल पे आती है और उस प्रकार से उस सेक्टर को वो प्रमोट करते हैं। तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारे 2 इशू है NOC के, इसके लिए हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं। इस कमेटी में काफी लोग इसमें जुड़ेंगे और इसको अंतिम स्टेज तक कैसे लिया जाए और किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन भी मांगेंगे, सजेशन भी मांगेंगे। और मेन खास करके अजय भाई, आपका भी साथ सहकार चाहिए। हमें इस मैटर को मंत्रालय में आगे रिप्रेजेंट करनी होगी। सिडको यहाँ पे सुनती नहीं है तो नेचुरली हमें वहां तक जाना पड़ेगा, वहां से और UD से ये मैटर MD तक पहुंचाई जाए और फिर आगे इसका सॉल्यूशन होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आप सभी आज आए हुए सभी का खूब खूब आभार मानता हूँ। आज नेटवर्क के कारण, बरसात के कारण जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन ये जो वेबिनार है अपना, ये काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल था।
मैं सभी को फिर से धन्यवाद कहता हूं और अंतिम में वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी वीएस राजवर्मन जी से अनुरोध करूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स कहिए। गुड आफ्टरनून रमेश भाई, सुनाई दे रहा है? यस 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 आ रहा है। Thank you Ramesh bhai for arranging a wonderful webinar. Advisor to boards of government authorities, SIDCO and Chhattisgarh government, Sri Dinkar Samant ji, we are very thankful to you sir for giving appointment and guidelines in CRZ issues. And the panelists Ajay bhai, Mohan bhai Gurnani, Vilas bhai Kothari, Tansukh bhai Jain and Surinder bhai Sablok. Thank you very much to all of you for to make this webinar successful, and to all members and participants. Thanks to everyone for participating in this webinar. We will meet very soon in other business webinar. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks to everyone.